So yeah, let's just start. Okay. I hope you are able to hear me. So, alright. तो वैसे पिछले 3 महीने में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है मार्केट में। अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को इग्नोर कर दें तो ज़्यादातर स्टॉक्स की कहानी ऐसी रही है कि आप कुछ भी करें, कहीं खरीदें, थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में आपका स्टॉक जो है जहाँ पे भी आपने खरीदा था उसके नीचे आ जाएगा। कमोबेश यही होता रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि भाई 2022 में जब मार्केट गिरी तो एटलीस्ट लोगों को रीजन पता था। तो आपको याद होगा पहले वो टीवी होती थी जिसमें आप एंटीना लगाते थे। तो उस समय में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी या कलर टीवी होती थी, दोनों में वो जब सिग्नल वीक होता था तो वो दाने दाने करके आता था स्क्रीन पे। तो वो जब दाने दाने करके आता था, लेकिन वो रैंडमली कभी आने लगता था तो आदमी बहुत परेशान होता था। एक ऊपर चढ़ जाता था, ऊपर से वो एंटीना सही कर रहा है, नीचे से लोग बता रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, कि नहीं आ रहा है अभी, क्लियर नहीं, ये वो। लेकिन उसी में जब वर्षा होती है, बारिश होती है और तब सिग्नल नहीं आता है तो लोग परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड सिनेरियो में आपको रीजन पता है क्यों हो रहा है। 2022 में जब मार्केट गिरी थी फरवरी में, तो आपको रीजन पता था कि रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसे बाकी लोग वॉर कहते हैं। उसके बाद फिर से आपको मई जून में जबरदस्त झटके लगे, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम थी। तो दोनों बार आपको वजह पता थी कि क्यों मार्केट गिरने चाहिए। तो उसमें कोई तो परेशानी तो थी कि यार स्टॉक गिर रहा है, हमारा प्रॉब्लम है, ये है वो है। लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं। रीजन वही था क्योंकि आपको पता था कि भाई इस वजह से ये बात हो रही है। जैसे कोरोना जब आया था तो उसके पहले जब ये फरवरी मार्च 2020 में मार्केट गिरी थी, मार्केट गिरी नो डाउट, बट उसमें लोगों को कोई उतना वो नहीं था कि यार क्यों गिर रही है, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे देखें ये। लेकिन इस बार क्या है 2023 में, जब आप 2022 के एंड से थोड़ा सा बात करें, दिसंबर से भारत की मार्केट गिरने की कोई वजह नहीं थी। ठीक है, कोई वजह किसी को समझ नहीं आई, किसी को कुछ मिला नहीं, और फिर भी मार्केट गिर रही थी। तो ये वो जैसे आप मेढक को अगर जो है फ्राई पैन में रख दें और पानी को नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं रहेगा और धीरे धीरे पानी गर्म होता रहेगा, वो निकलेगा नहीं और वो मर जाएगा उसमें। क्योंकि आप स्लोली पानी को गर्म करते जा रहे हो, उसको हमेशा लगेगा कि नहीं ये तो बियर कर सकता है, वो ये तो बियर कर सकता है, और अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी जब उसको ऐसा लगेगा कि वो बियर कर सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका शरीर उस लायक नहीं है और फिर वो मेढक मर जाएगा। लेकिन अगर आप उबलता हुआ पानी पहले से कर दें, अगर आप उसमें डालेंगे ना मेढक को, तो वो जलेगा तो, लेकिन वो उछल के बाहर निकल आएगा। तो ये जो 2023 में मार्केट गिरी है पिछले 3 महीने में, या उसके 15 दिन और जोड़ दो 2022 के अंत के, वो वैसे ही वो धीरे धीरे फ्राइंग पैन में आपने धीरे धीरे करके उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और मेढक धीरे धीरे वो गर्म होता जा रहा है, वो वाली हालत है। ठीक है, लेकिन आप मेढक तो नहीं है, आप तो इंसान है ना। तो अगर आप इंसान हैं तो आपको जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम तो है। तो वो बात समझ में आने लगी बहुत लोगों को। तो बहुत लोग आप जानते होंगे जो लॉकडाउन के बाद मार्केट में आए, वो पिछले कुछ महीने में चले गए हैं। अब उनका मार्केट से ज़्यादा सरोकार नहीं है ना। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, छोड़ देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2020 2021 में बहुत सारे लोग बाकी काम छोड़ के मार्केट करने लगे थे, तो ये भी था। तो आप ये तो समझिए, अगर ये संभव है कि लोग जो है बाकी काम छोड़ के मार्केट करने लगे, तो ये समय है, चक्र है, पहिया है, घूमता है। जो ऊपर है अभी वो नीचे आएगा, जमीन से टच करेगा, और जब भी जमीन पे टच कर रहा है वो ऊपर जाएगा, तो चलेगा। तो अगर एक समय था कि जब लोग बाकी काम छोड़ के मार्केट आ रहे थे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो मार्केट में रह रहे हैं ऑलरेडी, वो छोड़ के बाकी काम करने लगेंगे जो पहले वो करते थे या जानते हैं।
या सीखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा मार्केट नहीं होगा। तो ये वही दौर है। अच्छा, जब ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत आसान है, किसी को भी आके कभी भी कुछ भी कर खरीद लो, कुछ भी कर लो, सब चलता है, आपको कुछ नहीं आता, आप 2 महीने 1 महीने पहले किसी कहने से अकाउंट खुलवाए हैं, आप खुद ट्रेड करते हैं, फिर भी पैसे कमा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है बहुत गलत समय में हैं। बहुत जल्दी आपकी पिटाई होगी और फिर आप नीचे आ जाएंगे उधर से। ऐसा अक्सर करके होता है। इसका उल्टा भी सही है। तो जब एक ऐसा समय आ जाए, जब एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान जिसकी ज़्यादातर बातें बाकी मैटर्स में आपको सेंस करती हैं, बहुत चीज़ें सही होती हैं, जो डिस्कशन होता है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट में जो डिस्कशन होता है उसमें फिर भी जो सोच होती है, जो तरीका होता है देखने का, वो वैसा डिजायर्ड आउटकम नहीं दे पा रहा होता है। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये भी पहिए का चक्र है, अभी बहुत जल्दी जो है चीज़ें यहाँ से पलटेंगी। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है ना, वो वाला एक्सपर्ट्स नहीं जो खाली एक्सपर्ट कहने के लिए होता है, एक जेन्युइन आदमी जो उस काम को कर रहा है पहले से, अगर वो इंसान भी है ना एक सोच में पड़ा हो, है ना, वो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा ट्रेड्स ना डिस्कस करे, ज़्यादा बातें ना करे, तब आप समझ जाइए कि यही वो दौर है। जो यहाँ पे घुसेगा ना, वो कितना भी नया हो, उसकी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। क्यों ठीक हो जाएंगी? क्योंकि आप जो है ऑलमोस्ट एट द बॉटम एंटर कर रहे हैं, लास्ट स्टेज पे एंटर कर रहे हैं पेन के। तो यहाँ जो घुसता है ना, उसका एकदम है ना सेट है मामला। जैसे देखिए, जैसे 2020 में, अरे 2020 की जो बुल रन थी कोरोना के बाद, वो एक कुछ सेंस में डिफरेंट थी। वो ऐसे है कि जैसे अगर आप देखें कि जो पहले की बुल रन होती थी, वो जो है डिफिकल्ट होती थी, उसमें जो है बाकी लोग नहीं आ पाते थे। 2020 की बुल रन डिफरेंट इस सेंस में थी कि आपकी जो मार्केट है, सबसे पहले जो है लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगा, उसके पहले मार्केट गिर रही थी। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही जो भी आप काम करते थे वो सब वो करीब 2 हफ्ते के लिए तो आपको मिनिमम पता ही था कि अब कुछ नहीं होगा, जो भी आप काम करते हो वो सब डिसरप्ट हो गया है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू वाइट कॉलर जॉब्स जो आप ऑफिस से करते हैं इसी रूम में, तो वो आप घर से भी कर सकते हो, तो उसके अलावा बाकी सब डिसरप्ट हो गया। तो जब वो सारे काम बंद हो गए और उसी समय जो है आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो फिर लोग, बहुत सारे लोग मार्केट में जुड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग जो लॉकडाउन में जिनका काम बंद हो गया वो सारे लोग मार्केट में आ गए तुरंत, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एज ए परसेंटेज जो बाकी बुल रन्स होती थी उसमें इनिशियल स्टेज में उतना रिटेल के लोग नहीं होते थे जितना 2020 की बुल रन में थे। ठीक है, इसीलिए ये जो ब्रॉड बेस्ड जो है रैली आपको देखने को मिली, इसीलिए उसमें जो है आपको एक अच्छा बढ़िया रन देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके कन्विक्शन बढ़ेगा, लोग शुरू में कम कैपिटल से करेंगे, फिर ज्यादा कैपिटल लाएंगे, फिर किसी और की कैपिटल ले आएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये वो करेंगे, ये सब चल रहा। अब वापस आ जाता है, अब आ जाते हैं कि अभी अभी जो है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे देखना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो वो सब की बात करते हैं थोड़ा सा। तो अभी अगर आप देखें तो सबसे पहले तो कुछ जो है एक बेसिक बातें करते हैं, ये मैंने शायद पहले भी की हैं आप लोगों के साथ। अब मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे की हैं, बट ये कुछ मेरे पेट तरीके हैं चीज़ों को देखने के, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दुनिया देखने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका होता है कि आप जो है आए सीधे सीधे जो है बोले कि यार ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये 4 पार्ट्स हैं, अगर मैं चारों पार्ट्स को अलग अलग समझ लेता हूँ तो, और उसमें मुझे महारत हासिल हो गई, तो फिर मैं उसको मिला के जो सिस्टम बनेगा वो भी समझ जाऊंगा और फिर मेरा काम चल जाएगा। इसको आप बोलते हैं, जो आप फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आप में से कई लोग जो है साइंस पढ़े होंगे, कुछ लोग इंजीनियर वगैरह होंगे, तो उनको ये आइडिया और अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे आप कंपोनेंट्स देखते हैं, राइट। किसी भी चीज़ में कंपोनेंट्स की एनालिसिस कर लेते हैं, फिर अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हो रहा होता है, वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से डील कर लेते हैं, और फिर उसका अल्टीमेट सम आप निकाल लेते हैं और चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि दुनिया फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स एक फंडामेंटल लॉ है, नेचुरल लॉ है, बट दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है। और ज़्यादातर चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है ज़्यादा, लेकिन पढ़ते वही हम साइंस के नाम पे। और चूंकि साइंस और मतलब आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आई हैव नो आइडिया, ओके, बट एनीवे, बी दैट एज इट मे, पॉइंट इज
अब ये वो जो थिंकिंग है, तो वो थिंकिंग बहुत ही आपके दिमाग में एकदम हावी है। आप ये चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यही करते हैं लाइफ में। कोई भी एक चीज़ होती है, उसमें आप जो है खोजते हैं पार्ट्स, और फिर वो पार्ट्स को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप एक कलेक्टिव पिक्चर बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और बहुत सारे केसेस में आप फेल होते हैं। ठीक है? तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? वो इस थिंकिंग से आती है। तो ये जो, अगर मैं फिजिक्स की भी बात करूँ, तो फिजिक्स में भी जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बोलते हैं आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है? तो जो न्यूटन का तरीका था मैकेनिक्स का, जो आपको ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है इनिशियल क्लासेस में, स्कूल में, वो वाला तरीका। लेकिन जो आज की फिजिक्स है वो भी एडवांस हो गया, वो नहीं मानती है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो अब आपको क्वांटम और डुअलिटी और ये सब आता है, इसमें न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत कम एप्लीकेबल होते हैं, और जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, वो बहुत रेलेवेंट है रियल लाइफ से। ठीक है? खैर, तो लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा लोग कि वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाली सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम को ही लोग एज अ मॉडल समझते हैं और उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सब जगह। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, आप पार्ट समझते हैं, फिर सम ऑफ पार्ट्स करते हैं, और फिर आप बोलते हैं ये तो समझ में आ गया, और कर देते हैं। बट एक दूसरा डिफरेंट थॉट है। तो अब ये जो पहला वाला है प्रोसेस, इसको आप बोलते हैं जनरली जनरल इक्विलिब्रियम, है ना? तो उसमें क्या होता है कि चीजें जो है अल्टीमेटली दे कैंसिल आउट ईच अदर, और इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, और फिर वैसी चीजें बढ़ती रहती हैं। दैट इज व्हाई यू कॉल इट जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है? बट जो दूसरा सिस्टम है सोच का, जो कि मुझे बहुत, है ना, मतलब पहली बार मैंने इसको बहुत सालों पहले कभी सुना था, इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, तो मुझे बड़ा लगा कि नहीं, ये तो एकदम मतलब बड़ी सेंसिबल बात है। वो है कि आप मानिए कि भाई जनरल इक्विलिब्रियम और ये सब नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इटसेल्फ कीप्स चेंजिंग, और जो आपके पार्ट्स हैं वो हो सकता है इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट हो, बट जब आप उनको कलेक्टिवली देख रहे होते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो नया सिस्टम है, इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम, कैस। अभी आप जो लोग ट्विटर स्पेस पे हैं या टेलीग्राम पे हैं, आप सबके पास गूगल है, आप गूगल कर लें कैस, कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम। ठीक है? उसमें बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी थ्योरी है, उसकी जानने की जरूरत नहीं है जार्गन्स की, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम जो होता है, उसमें आप पार्ट्स समझ के कभी होल नहीं समझ पाएंगे। तो आप मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके चार पार्ट्स हैं, आपको चार पार्ट्स कितने भी अच्छे से समझ में आ जाए, आप जो है उन चार पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कभी भी होल के बारे में एक्यूरेट बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो होल है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करेगा एज अपोज टू दोज इंडिविजुअल पार्ट्स। ये बात समझ में आई? अब लग रहा होगा पता नहीं, ये तो मार्केट की बात करने थे, और मार्केट की बात में पता नहीं इधर कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम और जनरल इक्विलिब्रियम और ये सब बता रहे हैं। बट थोड़ा सा सुनिए, यही है, ऐसे ही काम होता है। अगर आपको ये मार्केट में सस्टेनेबली रहना है, करना है, आपको ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, सोचने की क्षमता, देखने की, नए तरीके से चीज़ों देखने की, है ना, नए तरीके से चीज़ों को समझने की, ये क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होगा। वरना तो आप ये समझिए कि अगर आप सोचते हैं कि आप लाइन खींच देंगे या आरओई आरओसी और पीई देख लेंगे, ऐसे देखने वाले लाखों लोग हैं, समझ रहे हैं आप? पर आपको अगर रियल सक्सेस बनना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको सिक्स सिग्मा जो है ना, ट्रेडर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट। तो फिर सिक्स सिग्मा आपको वो पर्सनालिटी चाहिए, तो मतलब आप 99.99% से अलग है ना? 10,000 में से एक इंसान वैसा होगा, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना। अगर आपको वो बनना है, तो 10,000 में से सिर्फ एक इंसान कर रहा है, सिर्फ एक इंसान के पास वो समझ है, उस तरीके से देखने का नजरिया है। अगर वो बनना है तो फिर अलग चीजें करना पड़ेगा ना। सो लाइक दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू थिंक। एनीवे, तो आप देखिए, अगर आप अपना इम्यून सिस्टम देखिए, अच्छा ये कोरोना आया तो उसके बाद से लोग बहुत सारे शब्द सीख गए। उसमें एक शब्द था इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी घट गई है इनकी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब ये खा रहे हैं या धूप में बैठ रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है, ये है क्या? इसमें एक्चुअली सेल्स ही तो है। तो कितनी, मे बी मिलियंस और मे बी बिलियंस, बट एटलीस्ट मिलियंस ऑफ सेल्स, है ना, लाखों, है ना, करोड़ों जो है आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं। अब वो जो अलग अलग सेल्स हैं, उन सबका अलग अलग काम है। ठीक है? तो उसमें कुछ है जो, अगर कोई एक नया फॉरेन एजेंट बॉडी में आता है, जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस है जैसे पैथोजन, राइट? तो जैसे ही वो बॉडी में आएगा, तो
कुछ सेल हैं जिनका काम है कि यार कोई बाहरी आया उसके बारे में बताओ। जैसे घर में अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो उसमें एक आध होगा वो जो बहुत तेज इधर-उधर करना है उसको, है ना? तो किसी को देखेगा जो थोड़ा जान-पहचान का है तो वो तुरंत घर में आके बताता है कि वो हैं, है ना? वो आए थे, वो चाचा आए थे, वो बुआ आई, है ना? वो दिखी और ऐसे-ऐसे, है ना? सो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ रूल इज़ देयर फॉर सर्टेन सेल्स बॉडी में आपके, ठीक है? बट कुछ और सेल्स हैं बॉडी में, जिनका काम क्या है? जिनका काम ये है टू डील विद दैट पैथोजन, जो फॉरेन एजेंट है जो बॉडी में आपके घुस गया है, जैसे कोरोना हुआ या कोई और तमाम वायरस है, चाहे फ्लू वाले वायरस हो, तो उसको उससे लड़ना, उसको किल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग सेल्स की है, राइट? अच्छा, अपने आप में जो एक सेल है, उसका जो काम है वो बहुत ही साधारण है, सिंपल सा फंक्शन है और पेट काम है उसका, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वही सेल्स, है ना, अलग-अलग उनका काम है, सिंपल काम है बट अलग-अलग काम है। जब वो मिलते हैं तो उससे जो सिस्टम बनता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो बहुत इंट्रिकेट होता है, जटिल होता है, उसको आप बोलते हैं इम्यून सिस्टम, है ना? लेकिन वो जो इम्यून सिस्टम है उसकी अपने आप में जो प्रॉपर्टी है वो एक इंडिविजुअल से बहुत डिफरेंट है। वो आप कभी भी दोनों को मिला के नहीं, मतलब सिर्फ सेल देख-देख के आपको शायद नहीं समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक बात और है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इम्यून सिस्टम की ये नहीं है, इम्यून सिस्टम की ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो सीखता है हर इंटरैक्शन से। तो जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि वो चेचक होते हैं ना, चेचक, वो छोटी माता, बड़ी माता कुछ लोग बोलते हैं ना, चेचक वो दाने निकल आते हैं, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं और 1 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते ज़्यादा लगता है एक्चुअली, 2 हफ्ते करीब लगता है और फिर आप सही हो जाते हैं, राइट? और वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ यू नो इन्फेक्शियस होता है, तो अगर किसी और को टच कर जाए उसका जो यू नो फ्लूइड है तो उसको भी हो जाएगा, तो घर में बाकी लोगों को दूर रहना पड़ता है एंड ऑल दैट। तो वो अगर आप देखें तो उसमें भी लोग बोलते हैं ना कि अगर ये एक बार हो गया तो 3 महीने 6 महीने फिर दोबारा नहीं होता सेम इंसान को। उसमें लॉजिक है, उसमें लॉजिक ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सीखता है। अगर उसको अभी-अभी किसी ने अटैक किया है तो वो उस लड़ाई में भले हार गया हो लेकिन उसने सीख लिया वहाँ से। तो अगर तुरंत बाद सेम चीज़ अटैक करेगा तो इस बार वो नहीं जीतने देगा उसको। सो दैट इज़ व्हाट यू से कि भाई जो आपका सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इट अडैप्ट्स एवरी टाइम इट इज़ फेसिंग समथिंग व्हिच इज़ एक्सटर्नल, व्हिच इज़ फॉरेन, है ना? अच्छा, इसी से याद आया, जो आपको फ़ीवर आता है जनरली वो फ़ीवर मतलब बीमारी नहीं होती है। तो एक्चुअली बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ एक्सटर्नल चीज़ होती है जिसकी वज़ह से फ़ीवर आता है ताकि वो मर जाए। वो बॉडी टेम्परेचर हाई करती है किल करने के लिए उसको। बट जनरली तो लोग उठे बस पैरासिटामॉल खा लिए क्योंकि फ़ीवर है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए अनलेस इट एक्चुअली goes to a point where you know it starts impacting you seriously, then you may consider it, but otherwise like that is symptom, fever है ना, is symptom, it's not a disease, है ना? तो ऐसा खैर। अब देखो एक और एक आप एग्जांपल लो, आपने देखा होगा बचपन में आपने ऐसा किया होगा, चींटियां, है ना? तो चींटियां जब चल रही होती है गर्मी में, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चींटियां निकलती हैं, चलती रहती हैं। चींटियां जो है कतार में चलती हैं, पंक्ति में, राइट, लाइन बना के चलती हैं। उसमें आप क्या करें कि आप जो है बीच में लाइन, वो जो लाइन से जा रही है उसमें आप उंगली अपनी जो है ना रगड़ दें कस के, है ना? सरफेस कुछ होता है, जो भी सरफेस हो, फर्श है, दीवार है, लकड़ी, कुछ भी। तो जैसे ही आप उसको कर देते हैं तो आप देखेंगे चींटियां जो पीछे आ रही थी, लाइन के पीछे हैं, तो जो लाइन के आगे में वो तो सीधे चलती चली जाएंगी जहाँ जाना था, बट जो लाइन के पीछे है वो नहीं चल पाएंगे, वो जो है अब रास्ता भटक जाएंगे। अच्छा, आप सबको पता है कि चींटियां हैं तो चींटियों मतलब अब अभी तक तो सीधी रेखा में चल रही थी, अब क्यों नहीं चल पा रही? तो फिर आपको याद आएगा कि बचपन में आपने एक बात पढ़ी थी कि जो चींटियां हैं वो जब चलती हैं तो वो एक स्मेल छोड़ती हैं, गंध। उसकी वजह से क्या होता है, जो पीछे चींटियां आ रही होती हैं उनको पता चलता रहता है किधर जाना है। इसका मतलब ये भी है कि शायद जो चींटियां हैं उनकी जो विजिबिलिटी की पावर है वो उतनी अच्छी नहीं है, जो विजन है वो उतना अच्छा नहीं है। तो चींटियों की जो दृष्टि है वो उतनी अच्छी नहीं है। आप उनको लगभग अंधा मान सकते हैं, ठीक है? तो शायद ये आपको नई बात पता चल गई हो आज की, चींटियाँ एक्चुअली अंधी होती हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत विज़न रहता है बट बाय एंड लार्ज यू कैन कॉल कि वो जो है उनको दिखाई नहीं देता है। अब देखो, अब जो चींटियाँ हैं वो करती क्या है कि भई उसमें तरह-तरह की चींटियाँ होती हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि कई बार कुछ कोई बड़ा फूड मिल जाता है चींटियों को, तो वो बड़ी-बड़ी चींटियाँ निकल के आती हैं अंदर से। मतलब उनका साइज़ ही बड़ा होता है नॉर्मल से।
चींटियाँ भी कॉलोनी में रहती हैं, तो उसमें बहुत तरीके की होती हैं जो चींटियाँ, कुछ होती हैं जो ज़्यादा चींटियाँ होती हैं जो लगभग अंधी होती हैं। कुछ होती हैं जो है मतलब ना बड़े साइज़ की होती हैं ना। बट जनरली आप उनका देखेंगे तो वो जो है कोई बहुत हाई इंटेलिजेंस का क्वोशिएंट नहीं होता है चींटियों में। लेकिन लगभग सारी अंधी होती हैं और वो जो है सीधी रेखा में चलना जानती हैं अगर बाकी चींटियाँ चल रही हों, ठीक है? लेकिन अब आप ऐसे सोचिए, आपने देखा होगा कि जब चींटियाँ अपने ग्रुप से छूट जाती हैं, कॉलोनी से बाहर निकल आती हैं, जो उनकी ग्रुपिंग थी उससे बाहर निकल आती हैं, तो उसके के बाद क्या होता है कि वो ऐसे ही रोम रोम करती हैं ना, घूम रही होती हैं इधर-उधर, उधर-इधर और फिर वो मर जाती हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं। वो घूम रही होती हैं, वो खोज रही होती हैं कि शायद कोई स्मेल मिल जाए जिसको वो आइडेंटिफ़ाई कर सके और वो वापस से अपनी कॉलोनी को जॉइन कर ले, क्योंकि वो है तो अंधी, अकेले तो काम चलेगा नहीं। अब वो करने के लिए वो घूम रही होती हैं। उस चक्कर में उनकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। फूड कुछ है नहीं, देयर इज़ नथिंग एल्स, राइट? सो दे विल एग्ज़ॉस्ट देमसेल्व्स एंड देन दे विल डाई। अच्छा, एक बात आपने और सोची होगी, अगर आप अपनी भी आँख बंद करें और कमरे में ही चलने का प्रयास करें और कोई और आपका वीडियो बनाए, तो आप पता है कैसे चल रहे होंगे सर्किल में? आप लाख कोशिश कर लें, आप चाहे रेक्टेंगल में चलने की कोशिश कर लें, स्क्वायर में चलने की कोशिश कर लें, नहीं चल पाएँगे। आप अगर आँख बंद करके मूव करेंगे और कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आप सर्कल में घूमेंगे। तो चींटियाँ भी यही करती हैं। सो इफ दे आर लॉस्ट, यू नो, दे आर अवे फ्रॉम देयर क्यू, तो फिर वो क्या होगा? they'll रन अराउंड, you know, making some circles, and they'll keep running, walking, and you know, till they die. That is what happens. But imagine the moment they're put together, like you know, the proper colony that they have, तो वो एज अ ग्रुप जो है बहुत सही सिस्टमेटिक तरीके से चीजें करते हैं। जैसे दे कैन कलेक्ट फूड, दे कैन बिल्ड, यू नो, कि रहने के लिए अपना बना सकती हैं वो, ब्रिजेस बना सकती हैं कलेक्टिवली, है ना? तो जो ग्रुप है चींटियों का, वो अपने आप में बहुत ही अलग होता है कंपेयर टू जो एक इंडिविजुअल चींटी होती है, ठीक है? तो ये 2 जो एग्ज़ाम्पल हमने बात की, आप ऐसे तमाम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जिसमें जो इंडिविजुअल है, उसका जो रोल है, जो उसके इंटरेस्ट है, वो सिस्टम के रोल और इंटरेस्ट से अलाइन नहीं हुए। जैसे जैसे आप देखिए, जब भी कोई बैंकिंग क्राइसिस आती है, बैंक रन आता है, कैसे आता है? ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। उसमें होता क्या है? मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए कहीं पड़ा हुआ है किसी बैंक में, एक ही बैंक अकाउंट है, उसमें क्या है कि 5 लाख का इंश्योरेंस है इंडिया में। अब आपको पता चला कि यार ये बैंक बंद हो सकती है। वो बंद हो चाहे नहीं बंद हो, लेकिन अगर वो मान लीजिए 2 सिनेरियो है, या तो वो बंद होगा या तो नहीं बंद होगा। अगर नहीं बंद होगा तो आपके 20 लाख हैं, 20 लाख रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, राइट? कि वो बैंक खुला है। लेकिन अगर वो गलती से बंद हो गया तो आप अटक जाएँगे। फिर कुछ समय बाद आपको 5 लाख मिलेगा, फिर कुछ समय बाद 15 लाख मिलेगा जब कोई और एक्वायर कर लेगा उसे। तो आपके पास अपसाइड कुछ नहीं है, ज़ीरो अपसाइड। 20 लाख आपके ही हैं, 20 लाख ही मिल सकता है। बट डाउनसाइड है उसमें, आपके पैसे ज़ीरो हो सकते हैं उधर, फँस जाएँ 6 महीने, 8 महीने। तो आप ऐसी असिमेट्रिक बेट में जिसमें डाउनसाइड ह्यूज है, अपसाइड कुछ है नहीं, क्या करेंगे आप? आप निकाल लेंगे पैसे। तो इंडिविजुअली आपके फेवर में है कि आप वहाँ से पैसे निकाल लें बैंक से। लेकिन द मोमेंट इफ एनफ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट, even if that bank was not supposed to fail, now this will fail. Because frankly, no bank, even if it is HDFC Bank or SBI Bank or any other bank in the world, if bulk of the people actually stand in front of the bank and then ask their money back, which they have deposited, no bank will survive, no matter what. तो कितना भी अच्छा बैंक हो, कितना भी अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम हो, दिस दैट पता नहीं क्या, लेकिन अगर डिपॉजिटर्स खड़े हो जाए लाइन में कि हमको हमारा पैसा चाहिए और वो इनफ नंबर में हैं, तो हर बैंक फेल हो जाएगा, कितना भी बड़ा बैंक हो। तो यहाँ पे आप देखें, जो इंडिविजुअल के लिए जो सेंस बनाता है, जो चीज़ें हैं, वो मैक्रो लेवल पे काम नहीं करता, वो एक्चुअली फेलियर में कंट्रीब्यूट करता है। खैर, तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसा होता है कि जो सिंपल एंटिटी है, जैसे बैंक वाले केस में हमने देखा है डिपॉजिटर एक इंडिविजुअल है, इम्यून सिस्टम में हमने देखा एक्सेल है, एंड्स कॉलोनीज में देखा हमने एक चींटी है, कि वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, कि जब वो एक साथ होते हैं तो उनके जो इंटरेक्शन से जो एक कलेक्टिव सिस्टम बनता है, दैट इज वास्टली डिफरेंट, है ना, फ्रॉम जो उसके इंडिविजुअल जो आपका जो वो कंस्टिट्यूएंट्स है, उससे बहुत अलग हो जाता है, ठीक है? तो इन सबको आप क्या बोलेंगे? क्या ये जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट है? नहीं,
ये क्या है? कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इनको आपको एज अ सिस्टम समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इंडिविजुअली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझना है, ठीक है। अब लेकिन देखिए आजकल की दुनिया में आपको पता ही होगा, हर चीज़ को नापना है लोगों को, ये दे दो, ऐसे दे दो, ऐसा होना चाहिए, इतना परसेंट, ये ऐसा होना चाहिए, ये ग्रेड वो। तो उसमें ये जो थ्योरी है गैस की, वो उतना जो है फिट नहीं बैठती है। बट वही तो है जो आपकी, अगर वो आपको समझ में आता है, सो दैट विल मेक यू बेटर थिंकर, बेटर पर्सन, है ना, जो समझता हो चीज़ों को, देखता हो। तो एक वो आपको ऐसे देखने और समझने की बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्केट है, जैसे आप, ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले देखना है कि मार्केट क्या है। मार्केट में प्लेयर हैं तरह तरह के, राइट। आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, आपके प्रमोटर हैं, आपका मैनेजमेंट है, कई बार वो भी ओन करता है मार्केट में शेयर्स। आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे डोमेस्टिक हैं, कुछ फॉरेन हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन में भी तरह तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कुछ हेज फंड्स होंगे, शॉर्ट टर्म वाले फंड है ना, लॉन्ग शॉर्ट बहुत। कुछ लॉन्ग टर्म वाले होंगे एकदम, जैसे पेंशन फंड है, या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ये सब वाले जो लोग हैं। तो ये लोग तो बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं ना। तो ये सारे इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग बिहेवियर है। वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अलग बिहेवियर है ना। तो मतलब अगर एक इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से डोमेस्टिक है, और वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। बट जब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बिहेव करेगा तो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा। बट जब वो रिटेल से भी इंटरेक्ट करेगा तो शायद बहुत डिफरेंट बिहेव करेगा, है ना। तो ऐसा आप सोच सकते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है, ये मेरी थ्योरी है कि ये जो है, मेरा कहना है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है। ये जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपकी इकोनॉमिक जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ना तो आपके स्टॉक मार्केट जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम है। ये सारे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है, जिसमें आप इंडिविजुअल देख के कभी नहीं बता पाएंगे कि एज अ होल क्या होने वाला है। आप एज अ होल देखेंगे तो मे बी शायद कुछ बेनिफिट आप डिराइव कर ले, बट इंडिविजुअल देख के आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, आप देखिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं वो इकोनॉमी और मार्केट में ज़्यादातर गलत होता है। वो बोलते कुछ और है, रियलिटी में कुछ और होता है। बट बड़ी बात क्या है कि हर बार जब चीज़ हो जाती है तो वो एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं कि क्यों ये हुआ है। बट एक बार भी वो पहले से नहीं बता पाते कि क्या होगा और क्यों होगा। और ये दर्शाता है कि ये शायद वैसे सिस्टम नहीं है जिनको आप मैथमेटिकली या अदरवाइज पार्ट्स में तोड़ के एनालाइज कर सके और मॉडलिंग कर सके। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो आपने आधी लड़ाई जो है स्टॉक मार्केट की जीत ली। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है कि अगर वो रिसर्च कर लेते पूरी, तो शायद वो फेल नहीं होते। शायद वो ये कर देते तो फेल नहीं होते, शायद वो कर देते तो फेल नहीं होते। ऐसा गलत फहमी उनको हर बार रहती है। अब ये एक बात समझिए, जैसे आज तो मुझे पता नहीं है किसका मैच है, शायद सीएसके का होगा। मान लो कोहली का नहीं है मैच, लेकिन लेट्स से कि कोहली का मैच होता, कोहली की टीम का मतलब, और कोहली जीरो बना था। तो इसका मतलब क्या है कि सब खराब खत्म हो गया, अब वो जीरो ही बनाएगा नहीं, अगर जो फिर से खेलने आएगा हो सकता है अच्छा खेले, 50 बना दे, सेंचुरी बना दे, राइट। तो मार्केट भी ऐसी ही जगह है। कई बार आप आते हैं, आप कुछ स्टॉक लेते हैं, नहीं चलता है। अभी एक स्टॉक नहीं चला, इसका मतलब थोड़ी कि आप जब आप कुछ भी लेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा, अनलेस वो एक्चुअली पिच ही खराब हो ना। तो अगर कोई बहुत ही खराब पिच है और बहुत अच्छे बॉलर है सामने से, तो शायद कोहली भी दो चार बार कम कम रन बना के आउट हो जाएगा। But is that possible? Ki every time he'll get only good balls from a good bowler in a very hard to bat on a pitch. Unlikely, right? Sometimes pitch will get better. Sometimes the bowler will not be that good. Sometimes even if it is a good bowler, will be you know putting out the balls which are not really that great. So many possibilities. Similarly in market also.
sometimes things can go wrong, but it is not true that they'll always go wrong, right? सब कुछ हमेशा खराब हो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी किसी चीज में नहीं होता, राइट? तो जैसे जो आपके मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सबका अपना एक हित है। जैसे ब्रोकर को चाहिए यार कि जितना ज्यादा तुम ट्रेड करो उतना अच्छा है, ठीक है। मार्केट मेकर को चाहिए कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करो उतना अच्छा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर को चाहिए कि यार वो बाई एंड फॉरगेट वाला कोई 100 100 एक्स मल्टी बैगर बता दो तो वो अच्छा है। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि इनफ लिक्विडिटी होना चाहिए, वही चीज खरीदे और वही बढ़े। प्रमोटर को चाहिए कि सैलरी भी बढ़ जाए, बिजनेस भी बढ़ जाए और मार्केट कैप भी बढ़ जाए, राइट? तो सबका अपना अपना जो है एक्सपेक्टेशन है। वो टाइम उनका अलग है, उनका प्रोसेस अलग है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो भी अलग है ना? बट वो अपने आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब खरीदारी या बिकवाली मार्केट में होती है तो वो इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम क्रिएट होता है उसको आप बोलते हैं मार्केट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आज आपको एक बात और समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से, कि जस्ट बिकॉज प्रमोटर खरीद रहा है या प्रमोटर बेच रहा है कैन नेवर बी गुड इनफ रीजन टू एक्ट। तो प्रमोटर खरीद रहा है तो हम भी खरीद लें, नॉनसेंस। प्रमोटर बेच रहा है तो हम भी बेच दें, नॉनसेंस। क्योंकि हम अभी तक हम यही तो समझ रहे थे कि मार्केट में कभी भी कोई एक पार्ट लेके आप ये नहीं बता सकते कि इस ये हो रहा है तो इसके बाद ऐसा होगा। सुन में आई बात? तो आज के बाद ये बात ध्यान रखना है, promoter buying selling in and itself is not good enough reason to act. Institutions buying and selling in and itself is not a good enough reason to act. ठीक है? तो इसका मतलब है कि अब ऐसे करते रहेंगे तो फिर कोई भी चीज रीजन नहीं हो सकती, तो करें कैसे? मार्केट में आप एक्ट कैसे करें, कैसे आप एक्शन लें, कैसे आप चीजें देखें करें, कैसे आप पैसे कमाएं? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको कलेक्टिव देखना है। तो मार्केट में कलेक्टिव क्या है? कोई बताएगा कि मार्केट में कलेक्टिव क्या है? फिर अगर आपको ये इंडिविजुअली चीजें नहीं देखनी है तो क्या देखना चाहिए फिर? किसी ने अगर स्पीकर परमिशन मांगी है तो मेक यू स्पीकर, गिव मी अ सेकंड। नो, ऑलराइट। तो आप ऐसे देखें कि जो है मार्केट में क्या आ जाता है वापस, है ना? तो जैसे अगर आप देखें कि जो आपके इंडिविजुअल है, जैसे मान लीजिए कि प्रोमोटर खरीद रहा है। अब भाई प्रमोटर खरीद रहा हो तो बहुत दिन से बहुत सारे स्टॉक में खरीद रहा है। जैसे एक स्टॉक है अमर ज्योति स्पिनिंग, राइट? टेक्सटाइल की कंपनी है, स्पिनिंग नाम में ही लगा हुआ है। अब उसको पता नहीं कब से प्रमोटर खरीद रहा है उसका शेयर, भाई लेकिन मैं क्या करूं? शेयर खरीदना तो वो स्टॉक तो नहीं दिख रहा है ना मुझे, अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या करें ऐसे स्टॉक का? कुछ मतलब है इस बात का कि नहीं प्रमोटर खरीद रहा है? अरे खरीद रहा है, खरीदना लो, लेकिन वो स्टॉक सिर्फ प्रमोटर खरीदने से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और एक स्टॉक देखते हैं, जैसे केपीआईटी टेक। आप में से कुछ लोग जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उनको पता होगा कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर डोमेन में, विच इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो केपीआईटी टेक बनाती है। और स्पेशली जो ईवी वगैरह में सॉफ्टवेयर, क्योंकि ईवी में तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर का काम है ना। जो आपकी ट्रेडिशनल कार है उसमें उतना सॉफ्टवेयर का काम नहीं है जितना नए कार में है। इनफैक्ट डीजल और ये पेट्रोल वाली कार में भी जो नई वाली कार है उसमें सॉफ्टवेयर का बहुत सारा काम है, बट ईवी में और ज़्यादा है, ठीक है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर या उससे जुड़े हुए लोग या एम्प्लॉय वो बेचते रहते हैं धीरे धीरे। स्टॉक फिर भी अच्छा कर रहा है। अमर ज्योति स्पिनिंग ऐसा है जिसमें प्रमोटर खरीद रहा है फिर भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो आखिर में आप किस लिए मार्केट में? स्टॉक अच्छा करेगा तभी आप पैसे कमाएंगे ना। तो आप फिर यही देखो ना कि स्टॉक अच्छा कर रहा है कि नहीं, आपको वो देखना है। तो वो देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? प्रमोटर या कुछ और? चार्ट देखना पड़ेगा, राइट? तो अब यही डिफरेंस है कि आपको ये समझना है कि मुझे पूरी चीज देखनी है। तो पूरी चीज जब भी आप मार्केट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? चार्ट। वो अकेले को ये क्या कर रहा है वो कुछ लोग बोलेंगे कि अदानी के पीछे जो है मोदी का हाथ है, तो मोदी तो रहेंगे 24 में भी इलेक्शन जीत जाएंगे। तो फिर से पीएम बन जाएंगे तो अदानी तो कहीं नहीं जा रहा है, अदानी के स्टॉक फिर भी बढ़ेंगे, सही रहेगा। नॉनसेंस।
just because Modi will win in 2024 and will become again prime minister does not mean that Adani stocks will rise. Because for Adani stocks to rise, the demand for the stock has to outrun the supply. तो जितने अदानी के शेयर्स बेचने के लिए लोग लगे पड़े हैं, उससे बहुत ज्यादा जब डिमांड होगी तभी स्टॉक बढ़ेगा. बट वो डिमांड आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी वो डिमांड? LIC अब खरीद सकता है, नहीं खरीदेगा. LIC के ऊपर इतने जो है सारे लोग फंड लगा के बैठे हैं, तो LIC तो खरीदेगा नहीं. अब LIC खरीदेगा नहीं. SBI म्यूचुअल फंड वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मोस्ट लाइकली दे विल आल्सो नॉट बाय. बाकी म्यूचुअल फंड वैसे भी नहीं खरीद रहे थे अदानी के स्टॉक्स. तो भाई कौन खरीदेगा अदानी के स्टॉक्स? रिटेल. रिटेल के पास इतने पैसे हैं नहीं. तो आप डिमांड कहाँ से लाओगे? कहाँ से आएगी वो डिमांड? तो ये बात आप समझो. मोदी जीत जाएंगे, मोदी फिर से आ जाएंगे, इसका मतलब नहीं अदानी स्टॉक्स चलेंगे. तो ऐसा जो तो अदानी के स्टॉक्स अगर चल रही है तो वो चार्ट में दिखेंगे. चार्ट में जैसा दिखेगा उसके हिसाब से. तो मेरे कहने का मतलब क्या है? द अल्टीमेट ट्रूथ इज प्राइस. तो आप लोग जो है कोटेशन जो है जीवन में याद कर लें, जिसको मार्केट में रहना है, करना है चीजें, वो है प्राइस पेज. तो भाव ही है जो आपको कमा के देता है. समझिए आप. बाकी कुछ भी होता रहे, स्टॉक मार्केट में भाव ही है जो आपको कमा के देता है, दे सकता है, आपकी चीजें अच्छी कर सकता है. और कुछ भी नहीं है ना. फंडामेंटल, प्रमोटर, इंडस्ट्री, सेक्टर, पॉलिटिशियन, पुतिन, ग्लोबल, दिस दैट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली इट हैज टू कम टू द प्राइस. सो अब जैसे कोई लोग बोलेंगे कि नहीं, अदानी में अभी भी दम है कि मोदी जो है अरेंज कर रहे हैं, या कोई और अरेंज कर रहा है, या अदानी खुद कर रहे हैं, या सब लोग कर रहे हैं, जो भी कंस्पिरेसी थ्योरी है. तो चलो चेक हम कह देंगे, मान लेते हैं. मान लो अगर ऐसा है तो वो चार्ट में मुझे दिखेगा ना. जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने 28 फरवरी के बाद आपको बोला था कि अदानी स्टॉक्स में आई एम सीइंग अ गुड रैली, है ना. तो उसमें पता नहीं 1350 से 1400 के आसपास में अदानी होता था, अदानी एंटरप्राइज. उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये क्रॉस करता है 2140, 2200 रुपये अगर क्रॉस करता है तो आपको 2600 का रेट दिखेगा, राइट. बट अब वो 2200 तो क्रॉस नहीं कर पाया. उसने हाई बनाया 2135 का, फिर नीचे आ गया. अब नीचे आके अभी कितने पे चल रहा है? 1750 पे. अच्छा, जो लो बनाया वो 1573 बनाया. अब मुझे फिर से दिख रहा है कि फिर से एक रैली आएगी अदानी में, ठीक है. अब लेकिन फिर वही कंडीशन है, 2200 तो क्रॉस करे. इस बार जो है कर जाना चाहिए. इस बार अगर 2200 क्रॉस करेगा तो आपको 2700 का लेवल दिखेगा अदानी एंटरप्राइज में, ठीक है. अब ये बोलने के लिए मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि 2024 के इलेक्शन कब है, उस इलेक्शन में कौन जीतेगा, किसकी कितनी सीट आएगी, प्रधानमंत्री वापस मोदी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मोदी वाकई में अदानी के दोस्त है कि नहीं, अच्छा दोस्त है तो कितनी मदद करता है. कोई लेना देना नहीं है मुझे उसमें से, कुछ भी नहीं जानना है. कि जस्ट लुक एट द चार्ट एंड टेल यू दिस इज लाइकली टू हैपन, है ना. और मान लो ऐसा ना होगा तो मेरे पास स्टॉप लॉस है. स्टॉप लॉस इज इंश्योरेंस, ठीक है. बीमा समझते हो आप? अच्छा, बीमा ही दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप तभी जीतते हो जब आप हार जाते हो. गौर से सुनना. बीमा ही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप तभी जीतते हो जब आप हार जाते हो. तो जो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें कहने का मतलब क्या है कि उस इंसान को अगर कुछ हो जाए और वो इंसान जो है इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब पैसे मिलेंगे. समझ रहे हैं आप? सो यू आर बेटिंग लाइक दैट. और अगर वो इंसान जीता रहा और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो एक्चुअली वो यूजलेस है. सो बीमा ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक्चुअली उल्टे पे बेट कर रहे हो, तो आप खुद कर रहे हो. तो अब जैसे आपने एक टेनिस में टूर्नामेंट का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस, ग्रीन कोर्ट में खेला जाता है, जिसको आप बोलते हैं विंबलडन, राइट. तो विंबलडन बहुत पुराना है, इतिहास है उसका अच्छा खासा. हर साल वो इंश्योरेंस कराता है. किस बात का? कि अगर विंबलडन नहीं होगा तो, है ना, उसका इंश्योरेंस कराता है. क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लगे ना, स्पॉन्सर्स, दिस दैट. तो कैसे उनको पैसा, है ना, उनका लाइवलीहुड का क्या होगा, उनका एक्सपेंसेस का क्या होगा, तो उसके लिए बीमा करवाते हैं. अब वो हर साल ऐसा करवाते थे, बीमा प्रीमियम पे करते थे, प्रीमियम पे करते थे. उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि कोरोना आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा और फिर उनको वो इंश्योरेंस का फायदा मिल जाएगा. बट वो हुआ 2020 में, है ना. तो ऐसा कभी कभी हो जाता है. बट उससे कभी
आप ये नहीं बोल सकते कि है ना ये हर बार होगा, बट वो आप फिर भी रखते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट में जो आपका इंश्योरेंस है वो क्या है, स्टॉप लॉस। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो रोना बंद कर दीजिए आप। मेरी बात गौर से सुनना। स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो आप रोना बंद कर दो, ठीक है। रोना बंद कर दो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में और अगर आप रोते हैं ना, तो आप फिट नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। मेंटली आप फिट नहीं है। आपको अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना मतलब होता है कि आपका प्रीमियम जीरो हो गया। मतलब आपने जो है इंश्योरेंस का जो पैसा दिया वो चला गया और आपको फायदा मिला। तो वही बात हो गई कि किसी का बीमा करवाया था और वो मरा नहीं। बड़ी खुशी की बात है ना, नहीं मरा तो। ये गम की बात है। बड़ी खुशी की बात है कि वो नहीं मरा और आपका इंश्योरेंस फिर चला गया, ऐसा। तो अब देखिए, अब जब स्टॉक मार्केट में आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्टॉक है, किस टाइप का इंश्योरेंस, आप क्या टाइम पीरियड है, वो सब है। बट अगर आप 2-4% का भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो कैसे काम चलेगा। आप कितने भी अनलकी हो, मतलब आप 3-4 ट्रेड करेंगे और ठीक ठाक मार्केट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे फेल हो जाएंगे। अब सारे नहीं फेल होंगे। और अगर आपका साइज बराबर है, आप कंडीशन सुन लेना मेरी, साइज बराबर होना चाहिए। ये नहीं एक ट्रेड करते हैं 5 लाख से, दूसरा ट्रेड कर दिया 10 लाख से, तीसरा कर दिया 7 लाख से, चौथा कर दिया 8 लाख से, चारों लॉस में चले गए। अब डर गए हैं। पैसे अभी भी है 10 लाख अकाउंट में, लेकिन अब करेंगे क्या। अब जाके 50,000 से नया ट्रेड करेंगे, पांचवा। अब वो जो पांचवा ट्रेड है वो 50% अप हो जाएगा। बट उसमें लगे कितने, 50,000, तो प्रॉफिट कितना होगा, 25,000। और जो अभी तक गवाए थे वो 25,000 से ज्यादा हर बार गवाया, तो 4 बार गवाया तो 1 लाख से ऊपर गवाया, कमाया कितना, 25,000। लेकिन अगर आप परसेंट में बस देखोगे तो ये जो चारों का जो लॉस है वो एक्चुअली 50% से बहुत कम होगा। क्योंकि आप एक में कितना का स्टॉप लॉस रखोगे, 7-8-10% का एवरेज। 7-8 से ऊपर तो नहीं रखोगे, तो आप गवाओगे तो कितना गवाओगे, 25-30%। अब एक ट्रेड में आपने कमाया कितना, 50%। लेकिन आपकी बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी मतलब आपका इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है। तो आप कभी 4 रोटी खाते हो, कभी आधी रोटी खाते हो, कभी रोटी खाते ही नहीं हो, चावल खा के। ये सब बंद कर दो, है ना। ऐसा करोगे तो आपकी मम्मी या आपकी पत्नी जो भी है ना, अगर आप मैरिड हैं तो वो कभी आपको जो है घर में उतना खाना नहीं बना के दे सकते कि सारा खत्म हो जाए। क्योंकि आप करते ही यही ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे करना बंद कर दो। तो फिक्स कर लो, इतना करना है, इतना ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी प्रॉब्लम होती है, वो शुरू में 20,000 से कर रहे होते हैं, 50,000 से, ऐसे है ना। 4 उनके ट्रेड चल जाते हैं तो अगली बार जाके वो 5 लाख से कर देते हैं या 20 लाख से कर देंगे जाके सीधे। और इस बार फेल हो जाएगा। तो अब 4 बार मान लो 25,000 से कर रहे थे आप, और आपने जो है कमाया, और मान लो 1 लाख लगाया था, 50% आप हो गए वो सारे एवरेज, तो आपने 50,000 कमा लिया, तो 1.5 लाख हो गए। बट इस बार आप गए और आपने तपाक से 20 लाख लगा दिया, और आपका स्टॉप लॉस है लेट्स से 8%। तो 8% का स्टॉप लॉस है 20 लाख के ऊपर। और इस बार अब एक ट्रेड फेल हुआ तो अब लॉस कितना होगा, 1,60,000। और अगर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट लगा देंगे तो 8-10 हज़ार वो हो जाएगा। बेसिकली आप नेट में 20,000 माइनस में होगा, जबकि टेक्निकली, मैथमेटिकली, लॉजिकली, इन एनी केस यू शुड नॉट बी हैविंग एनी लॉस। यू शुड एक्चुअली बी हैविंग गुड प्रॉफिट्स। बट गुड प्रॉफिट कहाँ चला गया, किनारे। क्यों? क्योंकि आपकी लालच आपके ऊपर भारी पड़ गई। तो जो पहला सिनारियो था जिसमें शुरू में ट्रेड फेल हो रहे थे और बाद में एक सक्सेसफुल हुआ बट आप पैसे नहीं कमाए, उसमें आपके ऊपर जो भारी था वो क्या था, डर। और जो दूसरा सिनारियो है जिसमें 4 छोटे छोटे ट्रेड चल गए और पांचवा बड़ा ट्रेड नहीं चला, उसमें क्या भारी था, लालच। दोनों बुरी बलाएं हैं। तो आपको लालच से भी बाहर निकलना पड़ेगा और डर से भी। और आखिर में आप समझ लीजिए मेरी बात बस कान खोल के सुन लीजिए। भाव से नहीं खेलना है। भाव अगर बोल रहा है कि बेटा एग्जिट, तो बेटा एग्जिट। बेटा विल नॉट क्वेश्चन, बेटा विल नॉट डिबेट, बेटा विल नॉट फाइट, बेटा विल जस्ट गेट आउट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, हर एक स्टॉक जो 80% गिरता है ना, वो पहले 10% गिरता है, फिर 15 गिरता है, फिर 20 गिरता है, फिर 25 गिरता है। तो आप कोई तो रूल बना लो, कुछ भी बना लो, 8%, 5%, 10%, 12%, 15%, जो भी आपकी इच्छा, 20%। मुझे नहीं पता क्या आप बनाना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि आपके पास एग्जिट का रूल होना चाहिए। नहीं होगा तो आप लूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अदानी इंटरप्राइज खरीदा, कहीं भी आपने खरीदा हो, मान लो 4,000 पे खरीद लिया, आपकी बुद्धि मारी गई थी, आपने 4,000 पे अदानी इंटरप्राइज खरीद लिया। चलो ठीक है, अभी हिंडनबर्ग नहीं आया, लेकिन 21 दिसंबर का दिन है, उस दिन 6% अदानी इंटरप्राइज डाउन है। और जो आपका स्टॉक 42 रुपये होना चाहिए वो 39 रुपये है, ठीक है। चलो मान लो आपका स्टॉक लॉस 8% का है। अगले दिन क्या होता है,
1% डाउन है, अभी भी आपका 8% नहीं हुआ, अगले दिन क्या होता है 5.5%, 6% डाउन है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट कर गए। ये है 23 दिसंबर। कोई हिंडनबर्ग नहीं है, कोई नहीं जानता है हिंडनबर्ग को, बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट का एक काम है, तो हिंडनबर्ग को पहले से जानते हैं। बट इतना इंटरेस्ट कभी नहीं था, है ना। अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 23 दिसंबर को, आप सुकून में निकल गए, बस बात खत्म। लेकिन पता है आपकी दिक्कत क्या, आपकी दिक्कत ये है, तो आप उस दिन निकल जाएंगे स्टॉप लॉस, है ना, उस दिन भी रोएंगे आप, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद आप फिर और रोएंगे, आप कहेंगे यार अगले दिन 2% अप, उसके अगले दिन फिर 1.5% अप, फिर 1% अप, फिर आधा % अप, फिर 1% अप। तो आप कहेंगे यार जो चीज मैंने एग्जिट किया 3650 रुपए में, वही चीज अब जो है वापस से 3860 के रुपए, 3900 रुपए पे। तो आप कहेंगे यार मैं अच्छा बेवकूफ इंसान हूँ, नहीं एग्जिट करता तो ठीक रहता, तो आप गलत आदत सीख जाएंगे। और कुछ बेवकूफ लोग एक्चुअली जाके जनवरी फर्स्ट वीक में खरीद लेंगे अदानी एंटरप्राइज। अच्छा कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि जीनियसों ने खरीदा नहीं होगा, बिल्कुल खरीदा है। वो ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग ऐसी तो होती है, दोनों साइड लोग हैं। अब 10 जनवरी का दिन है, अदानी एंटरप्राइज फिर 5.5% डाउन है, भाई एग्जिट कर लो ना। स्टॉप लॉस अगर आपका होगा तो एग्जिट कर लो, लेकिन आप करोगे थोड़ी, आपको तो पता है कि मोदी है, मोदी कहीं गया नहीं है, तो ये कहीं जाएगा नहीं है तो बढ़ेगा। पता नहीं ये कहाँ से आप सीख के आते हैं भाई। अगर मोदी कहीं नहीं गए हैं और ये बढ़ेगा तो ये गिर क्यों रहा है फिर। और अगर गिर रहा है तो फिर मोदी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, ये अदानी है नहीं फर्क नहीं पड़ता, तो आपको निकल जाना चाहिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने भी डिजास्टर है मार्केट, वो सारे अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आपके पास स्टॉप लॉस। और एक बात और सुन लो, आपके 20 लाख रहे हो, 50 लाख रहे हो, आज हो सकता है 2 लाख हो गए हो, 5 लाख हो गए हो, 10 लाख हो गए हो, 15 लाख हो गए हो, 20 लाख हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक बात मान लो, आप अगर आप मार्केट में बने रह सकते हो, ठीक है, अब बने कब रहोगे, जब आप ऑप्शन नहीं कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, तो आप रिस्क प्रॉपर ले रहे हो, आपको पता है अब कितना रिस्क ले रहे हो। ऑप्शन भी कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क, अगर आपको पता है, अगर आप वो ठीक से कर रहे हो ना, तो आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी। और अगर जीरो नहीं होगी और आप सर्वाइव कर जाओगे तो पैसे बनेंगे। इट्स लाइक क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बढ़िया एनालॉजी है इसके लिए। क्रिकेट के मैदान में क्या होता है ना, आप अगर खड़े रहोगे तो रन तो बन ही जाएगा, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, ठीक है, कोई तेज मारने वाला तो जल्दी बना लेगा। बट जो इंसान आउट हो गया तो वो तो नहीं बना पाएगा ना रन। तो आउट नहीं होना है, तो मार्केट में आउट नहीं होने का मतलब क्या है, कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल है तभी कुछ होगा, कैपिटल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, राइट। पैसे होने जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में पैसे पैसे होना एकदम मस्ट है, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन मस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल प्रिजर्वेशन मस्ट है तो इसका मतलब ये कि अब वो कुछ खरीद ही बेच नहीं रहे। अरे भाई कुछ खरीदोगे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा, कुछ तो खरीदना पड़ेगा, रिस्क तो उठाना पड़ेगा। बट वो रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए, वो रिस्क सेंसिबल होना चाहिए, जो रिस्क में रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो वो चीज। अच्छा रिस्क में रिवॉर्ड है, कब ज्यादा होता है बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल। तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ लोग आप में से प्रो मेंबर है ना, तो आपको पता होगा 21 मार्च को मैंने एक मैसेज किया था रिलायंस के ऊपर। मैंने कहा था कि रिलायंस में जो है नए हाई की चाल शुरू हो गई है, बेसिकली 40% 30% का रैली आएगा इधर से, ठीक है। तो अगर 40% का रिलायंस में रैली आएगा तो भाई उसके पहले 5% अप होगा ना, 3%। तो मैंने कहा कि अगर ये रिसेंट के लो नहीं तोड़ता है, रिलायंस अगर रिसेंट के लो नहीं तोड़ता है, जो कि 20 मार्च का लो है, तो मैंने कहा अगर 20 मार्च का लो नहीं तोड़ता है तो रिलायंस इज ए गुड बाय, है ना। तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका 20 मार्च का लो। तो आप में से कुछ लोगों ने खरीदा होगा प्रो मेंबर जो है। अब देखिए आपने इधर लिया, अब लेकिन जिस दिन मैंने बोला है बताया उसके अगले दिन ये ऊपर गया, बस वहीं अटक गया, फिर अगले दिन नीचे रेड, फिर अगले दिन 2% डाउन और आप लॉस में आ गए। अच्छा आप लॉस में आ गए, लेकिन अब यही डिसाइड करता है कि आप कितना डरते हैं। क्या आपको ये समझ है कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको ये समझ है कि आपका स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हिट हुआ है, या आप नादान हैं और आप डर जाते हैं और आप यहीं भाग खड़े होंगे जबकि स्टॉप लॉस से अभी आप दूर हैं। तो अगर आप यहीं भाग खड़े हुए तो गुड लक, यू विल नेवर मेक मनी। कैसे पैसा बनेगा भाई, आप कोई भगवान है क्या कि आप जैसे ही खरीदेंगे उसके बाद वो स्टॉक उस प्राइस पे कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर जाएगा। कभी कभी हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा लाइफ में, जब आप स्टॉक खरीदेंगे वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और आप लॉस में रहेंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन वो जो आपका रिस्क आपने लिया उसके अंदर ही है वो, तो उसको नहीं बेचना है। ये बात कान खोल के बिठा लीजिए, ठीक है। वरना अगर आपने एग्जिट कर दिया 24 मार्च को तो गुड लक, 24 को आपने एग्जिट किया,
उसके बाद देखिए 27 को ग्रीन कैंडल, 28 को फिर एक ग्रीन, ठीक है, 29 को एक रेड लेकिन माइनर। और आज जो है रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक 4.5% अप, और नया स्विंग हाई बन गया। और आप देखेंगे तो आज जो आपका 21 मार्च का हाई था वो सब क्रॉस कर गया वो, अच्छा क्लोज में मिल गया। तो कहने की बात क्या है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको डर लगता है कि भाई रिलायंस है, फिर भी डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है तो क्वांटिटी कम कर लो, लेकिन रूल से खिलवाड़ मत करो। अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया तो वो लगाया, जैसे टीसीएस। टीसीएस अगर आप याद करें तो इसका भी सेम कहानी है कि जो 20 मार्च का इसने जो लो लगाया उस लो को इसने तोड़ा नहीं है। और मैंने टीसीएस पे कॉल दिया था किस दिन, शायद 24 मार्च को दिया होगा, ठीक है। 24 मार्च को मैंने टीसीएस पे कॉल दिया, उसका रेड कैंडल बना रहा था छोटे छोटे, है ना, उसमें कुछ माइनर और कुछ बहुत कुछ नहीं था। 29 को क्या है, करीब 0.4% आप, आज क्या था 2% से ऊपर आप गैप अप। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप साइज छोटा कुछ करो, क्योंकि देखो अगर आप आधा रूल फॉलो करोगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा कुछ। रूल आपको पूरा फॉलो करना है, तो स्टॉप लॉस अगर नहीं हिट हुआ तो नहीं एग्जिट करना है, वरना तो फिर आप बस केवल लॉस ही लेते रहोगे, पैसा कैसे बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा, है ना। तो ये चीज आपको जो है समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मायने हैं, उसको कैसे देखना है, नहीं देखना है। आप ऐसे रैंडमली जाके चीजें नहीं कर सकते कि जो इच्छा करी, आज डर लग रहा है तो आज एग्जिट कर दिए, कल जो है अच्छा लग रहा है तो कल जाके जो है सारा पैसा निकाल के एक ही स्टॉक खरीद लिए, है ना। ये सब नहीं करना है। तो आपकी सिर्फ इच्छाओं से नहीं चलना चाहिए चीज़ों को, चीज़ों को जो है रूल से चलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। खैर, अब आ जाते हैं थोड़ा सा वापस से जो हम बात कर रहे थे पहले, वो थी कि जो आपकी मार्केट है वो, है ना, सिस्टम ऐसा है कि आप उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब देखिए जैसे ह्यूमन जो है, इंसान है, उसके अंदर क्या है, भावनाएं, फीलिंग्स, है ना। अब फीलिंग्स है, उसका कोई क्वांटिफिकेशन और ये सब तो नहीं है, लेकिन आप सबको पता है एज ए कलेक्टिव अगर सिमिलर टाइप की सिचुएशन होगी तो ह्यूमन बिहेवियर सिमिलर होगा। इसी वजह से जो मार्केट में बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि इंसान नहीं बदलता, कुछ भी हो जाए इंसान नहीं बदलता, ठीक है। तो जो आपका ह्यूमन है उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है चेंज होता रहता है ना, लेकिन एज अ कलेक्टिव, अब देखो, आप पर्सनली हो सकता है मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, आप हो सकता है पर्सनली मेंटली हो सकता है बहुत वीक हो, ऐसा पॉसिबल है। और हम दोनों की एक ही स्टॉक में पोजीशन है, तो मैं स्ट्रांग हूँ, गिरेगा मैं नहीं बेचूंगा, आप वीक हो आप जल्दी बेच दोगे, निकल जाओगे। अब अगर वो फिर गिरता रहा तो आपकी वीकनेस एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल थी, क्योंकि आप तो जल्दी निकल गए, बच गए। मैं फंस गया, मेरा तो लॉस बड़ा हो जाएगा। बट इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा गिरा और आप निकल गए और फिर वो वापस ऊपर आ गया, तो मैं रुका रहा तो मेरा फायदा हो गया, ये भी हो सकता है। इसीलिए आपको इंडिविजुअल नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, वो नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, कलेक्टिव, सारे लोग मिल के जब कुछ कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आपको देखना है कि एक स्टॉक है, अगर नेट में उसमें बाइंग आ रही है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, सीधी बात है। अगर वो नहीं दिखता है तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे लोग जो है कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है मार्केट को ऐसा बोल के और फिर बाद में बोलते हैं कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, सो टाइमिंग नहीं करना चाहिए, दिस दैट, वो सब नॉनसेंस एक्चुअली, ठीक है। Precisely because the stock market is a complex adaptive system, you can actually time the market. Once you have understood that it is actually complex adaptive system, you are actually one step ahead of others. You can think about timing the market. Only idiots will say that just because it is a cash, you cannot actually time the market. ठीक है, ये बात समझ लो आप। क्योंकि ये तो वही बात हो गई नहीं कि फिर आप सेल प्रेडिक्ट करो, नहीं, मुझे इंडिविजुअल जानना ही नहीं है, और आके जिन जिन वाले कोई स्टॉक बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आशीष कचौलिया को स्टॉक खरीद रहा है, बेच रहा है, मुझे लेना देना नहीं उस बात से, अकेले मुझे पूरी चीज देखनी है ना। एसडीबीएल का प्रमोटर खरीद रहा है, अकेले इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। केपीआईटी का प्रमोटर बेच रहा है, अकेले मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे कलेक्टिव चीज से फर्क पड़ता है, विच इज मार्केट। और मार्केट कलेक्टिवली क्या करेगी, कहाँ दिखेगा, चार्ट्स में। तो मैं हमेशा किस चीज पे ध्यान दूंगा, चार्ट्स पे, समझ गया। तो प्रिसाइसली बिकॉज स्टॉक मार्केट इज कैश, यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट एंड टाइम द मार्केट। प्रिडिक्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि 10 बार आप बोलोगे तो 10 बार सही होगा, नहीं।
और चाहिए ही नहीं ना 10 बार सही, 5 बार 6 बार भी सही हो जाएगा तो काम हो जाएगा आपको। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें चीज़ें खराब हुई थी हिस्ट्री में। तो 1929 में आप देखो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में। उस समय ग्रेट डिप्रेशन आया, लोगों के पास पैसे वैसे नहीं थे ज़्यादा। तो जो इकोनॉमिस्ट थे तब की यूएस की गवर्नमेंट के, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप जो है जो नौकरी नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और नौकरी नहीं है तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अगर आप इनकी नौकरी लगवा दोगे तो इनके पास पैसे आ जाएंगे, और पैसे आ जाएंगे तो ये पैसे खर्च करेंगे, और अगर खर्च करेंगे तो मार्केट में मतलब ये जो इकॉनमी है उसमें डिमांड आ जाएगी, और डिमांड आ जाएगी तो जो डिप्रेशन है उससे इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रोथ आने की संभावना है। ऐसी थ्योरी बनाई। लॉजिकली इट साउंड्स गुड, राइट? कि जिन लोग कि चूंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है तो पैसे नहीं है, और अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी तो आप इकोनॉमी ग्रो करा पाएंगे और आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। लॉजिकली इट साउंड्स गुड, एंड दिस इज व्हाट यूएस गवर्नमेंट फॉलोड, बट यू नो व्हाट हैपेंड, एक्चुअली अपोजिट हैपेंड। तो भाई इन्होंने ये कर दिया। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा यूनियन जो थे, तो पहले यूनियन होते थे ना बड़े पावरफुल, तो जो यूनियन थे उनके लीडर से और जो कॉर्पोरेट थे उनके लीडर को बिठा के डिस्कशन हुआ कि भाई जो यूनियन वाले हैं इसको बोलो कि देखो आप जो है सैलरी कम ले लो, आधी सैलरी पे काम कर लो। तो बहुत सारे यूनियन वाले मान गए कि चलो ठीक है। तो लेकिन आप देखो ना, अगर आप सैलरी कट करके ऐसे सबको जॉब पे लगा रहे हो तो आप उनकी परचेजिंग पावर भी तो कम कर रहे हो। पहले जो 100 कमाता था 50 कमाएगा, 50 कमाएगा, उसका जो रेगुलर खर्च है वो तो पहले भी 40 रुपए 30 रुपए था, वो अभी भी है 40 रुपए। तो पहले जब 100 कमाता था 40 रेगुलर खर्च था, 60 रुपए बचता था, 60 खर्च करता था वो। अभी वो 50 कमा रहा है, 40 उसका रेगुलर खर्च है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, 10 ही बच रहा है, तो अब क्या खर्च करेगा? परचेजिंग पावर उसकी हो गई कम, तो डिमांड एक्चुअली और तेजी से गिर गई यूएस में, एंड दैट इज व्हाई द डिप्रेशन गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रेट डिप्रेशन। ओके, सो कई बार आपके बहुत अच्छे इंटेंशन है, इट डजंट रियली मैटर, है ना? थोड़ा आपको इसीलिए देखो, कई बार आपका लॉजिकली चीजें सही होगा, टेक्निकली सही होगा, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो मान लो कि नहीं हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। मैं बहुत बार स्टॉक बताता हूँ आप लोगों को, प्रो में बताता हूँ, कई बार पब्लिक में बताता हूँ, जो नहीं चलता है। तो मैं ये थोड़ी ना कहता हूँ कि नहीं नहीं ये तो चलेगा, रखे रहो, इसमें तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं। अरे नहीं चल रहा, निकल जाओ, राइट? क्योंकि जब बाद में फिर चलेगा तो फिर देख लेंगे, अभी के लिए निकल जाता है, राइट? दैट इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। तो एक और एग्जांपल ले लो। तो इंडिया में आपकी जो है कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनमें एक पार्टी है जिसमें मतलब वो सारी पार्टियों में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है उन सब में जो है माओ की बड़ी ना रिस्पेक्ट है। माओ जेडोंग है ना, तो माओ जो है चाइना ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, सीसीपी। और इसकी कहानी मैं पहले कभी सुना चुका हूँ, नहीं शायद मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया, ये मैंने क्लास में सुनाया था डीएमए कोर्स के। आई विल नॉट डू दैट टुडे। तो जो माओ जेडोंग था वो चाइना में बड़े प्रॉब्लम थी ना, फेमाइन का प्रॉब्लम। फेमाइन का प्रॉब्लम तब नहीं था, बट खाने की प्रॉब्लम थी, जैसे इंडिया में भी खाने की प्रॉब्लम होती थी। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री ने मंडे के दिन कहा था एक टाइम खाना खा लो, तो बहुत सारे बुढ़े जो अभी कुछ जिंदा होंगे, अभी जो बुढ़े लोग होंगे, तब शायद उतने बुढ़े नहीं रहे होंगे, कुछ लोग होंगे उनमें जो मंडे को एक ही टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी आदत जो लगी वो लाल बहादुर शास्त्री की वजह से लगी है। खैर, तो माओ जेडोंग ने कहा कि यार ये जो आपका वो होती गौरैया, गौरैया को इंग्लिश बोलते हैं स्पैरो, राइट? तो बोले यार ये जो स्पैरो है, कि लोग कंप्लेन कर रहे थे किसान की भाई जो स्पैरो है ये जो है बहुत सारा फसल खा जाती है ना, खराब कर देती है ये वो। तो अगर ये ना हो, स्पैरो अगर ना हो, तो फिर जो है आपके जो सिस्टम है वो ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव हो जाएगा, सेम जो है आपका खेत है उससे ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, ऐसा मानना था। तो माओ जेडोंग ने जो है एक कैंपेन चलाई स्पैरो के अगेंस्ट, है ना। तो चाइना में जो वो कैंपेन चला उसको को कहा गया स्मैश स्पैरो, है ना। तो वो कैंपेन में क्या होता था कि भाई जो स्पैरोज थे उनको मारने का ऑर्डर दे दिया जेडोंग ने, ठीक है, 1958 के अराउंड ये हुआ था, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ग्रेन्स और फ्रूट्स और ये सब खाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जो नॉर्मल चाइनीज लोग थे वो बर्तन वर्तन लेके जाते थे, है ना, और जो बड़े और ड्रम टाइप की चीजें वो लेके जाते थे, उसको बजाते थे। उसको बजाने का पर्पज ये था कि वो डरा दें, है ना, गौरैया को डरा दें, उड़ा दें, ये वो करते थे।
तो गौरैया बैठ ना पाए ऐसा। तो अगर बैठ नहीं पाएगी तो वो उड़ती रहेगी तो थोड़ी देर में थक के चली जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो जनरली क्या होता था कि अब वो थक के कहाँ जाएगी? अब पूरे चाइना में इतनी बड़ी कंट्री है और चारों तरफ जो है लोग यही शुरू किए हैं, बर्तन बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो वो जाएँगी कहाँ पे? तो हवा में ही रहना पड़ेगा ना, हवा में रहेंगी तो कितनी देर रहेंगी? वो फिर थक के गिर जाएगी, मर जाएगी, तो गौरैया ऐसे मरने लगी। तो स्पैरोज़ जो है, ऐसे करके 58 में जो वो माँग ने चलाया, उसकी वजह से बहुत सारी मर गई, है ना? गौरैया बहुत सारी। अब शुरू में तो इसका फ़ायदा दिख रहा था कि भई जो ग्रेन्स थे, जो फ्रूट्स थे जिनको वो खाती थी वो बच गए। बट थोड़े समय में इनको समझ में आया कि वो सिर्फ़ फल और अनाज नहीं खाते थे। वो जो है बहुत जो खतरनाक कीड़े हैं, मकौड़े हैं, वो भी तो खाते थे। तो जो बग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी तो खाते थे। अब गौरैया को आपने मार दिया सबको, तो वो तो खाने वाला कोई नहीं। तो एक्चुअली जो इंसेक्ट्स और बग्स थे, उन्होंने फसल और फ्रूट्स को ज़्यादा बर्बाद कर दिया उस साल। और उसकी वजह से चाइना में ग्रेट फेमाइन आया जिसमें लाखों लोग मरे। सिर्फ़ इस सिंपल काम की वजह से जिसमें माओ ने स्पैरोज़ को मारने का कैंपेन चलाया था, ठीक है? तो जो उसका सिस्टम था, पूरा इकोसिस्टम था, वो खराब हो गया। लेकिन जो माओ ने सोचा था ओरिजिनली वो ये सोच के थोड़ी ना उसने किया था कि चाइना के लोग को मारना है। उसने तो अच्छे ही करके सोचा था लेकिन अब वो नहीं हुआ। तो अब बग्स इंसेक्ट्स खा नहीं रहे हो तो फिर वो जिसको आप बोलते हैं ना हिंदी में टिड्डी है ना तो वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं लोकस्ट, है ना? तो लोकस्ट जो है ना दे उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। सो दे सॉर्ट ऑफ टुक ओवर, है ना? जो भी फसलें थी और सब जो है उन्होंने जो चावल मतलब धान जो होता है वो सब खा लिया, बर्बाद कर दिया और मास फेमाइन हुआ और चाइना में बहुत सारे लोग मरे। तो वो इंटेंशन अच्छा था बट क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो मर गए ना। आपके इंटेंशन का क्या, अचार डालने हैं? तो ये आपको समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप होशियार हैं बट ठीक है, अगर रियलिटी आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे रही जो आपको चाहिए तो आप जो है रियलिटी को स्वीकार कर लें। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो एक तो जैसे ये बात हो गई। तो कभी भी आपको ऐसे वन टू वन लॉजिक का ना ऐसा लगाना, रिडक्शन वाला लॉजिक ऐसे करना थोड़ा-सा आपको थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई बार नहीं काम करता है, इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ आप समझ लीजिए, दुनिया में जब तक आप हैं अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कभी किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। समझिए आप, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी कभी किसी चीज़ की 10% होगी, कभी 90% होगी, ये डिफरेंस होगा बट प्रोबेबिलिटी कभी किसी चीज़ की 0 नहीं होगी और 100 नहीं होगी। समझिए आप, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। अब आपका काम है आप कितना हैंडल कर सकते हैं, क्या रिवॉर्ड है, क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देखें, ठीक है? अब जैसे देखो जब से ये 2014 के बाद इलेक्शन के बाद कितनी चीज़ें बदली, जीएसटी आ गया, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन आया, रेरा आया, जीएसटी आया, फिर कोविड आ गया, फिर जो है अभी आप देखो ये रशिया यूक्रेन हो गया, फिर ये फेड वाले इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं अचानक से इतना तेजी से। इतनी चीज़ें बदल गई, तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कभी भी आपको ब्लू स्काई जो है नहीं मिलेगा पायलट तो मतलब पायलट की लाइफ तब भी ठीक है, उसको कभी-कभी ब्लू स्काई मिल जाता है फ्लाइट के लिए, बट आपका लाइफ स्टॉक मार्केट में कभी भी ब्लू स्काई नहीं होगा। यू विल ऑलवेज़ हैव सम ड्रामा गोइंग ऑन समवेयर, ठीक है? वो ड्रामा चलता रहेगा। इसका मतलब नहीं है कि सब चीज़ें खराब हैं या नो मतलब को आप कुछ कर नहीं सकते अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, ठीक है? तो कभी भी आपको स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, कभी भी आपको गारंटी नहीं मिलेगी, कभी भी आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। आपको 60-65% कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ में तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। 70% से ऊपर अगर आप वेट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है वो अभी ₹100 पे है। मान लीजिए उसका अगला रेजिस्टेंस है 120 पे, तो रेंज कितनी है? 20 पॉइंट की है। अब वो स्टॉक ऊपर जाता है 102 पे जाता है, ठीक है? मैं बोलता हूँ आप बाय कर लो, बट आप बोल रहे हो नहीं नहीं वो तो अभी नीचे ही है, फॉलो थ्रू नहीं है। अच्छा, फॉलो थ्रू आएगा तो 108 के ऊपर आएगा, ओके। मैं बोल रहा हूँ आपको 102 पे खरीद लो, 100 के नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब 99 पे आपका स्टॉप लॉस है, ₹3 का आपका रिस्क है, 3%। और जो गेन है आपके, आप 102 पे लोगे तो 120 तक जाओगे तो 18 पॉइंट का गेन है, तो वो करीब 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं फॉलो थ्रू चाहिए मुझे तो 108 पे आएगा वो, चलो
अगले दिन फॉलो थ्रू आया, वो 108 क्रॉस कर गया, अब आपने वहां ले लिया 108 पे आप ले लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या है? टेक्निकली लॉजिकली तो 99 ही होना चाहिए स्टॉप लॉस, और अगर आप 99 रखेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 9 पॉइंट का हो गया, और 108 से आपको जाना है 120, तो जो गेन पॉसिबल है वो 12 ही है, रिस्क आप ले रहे हो 9 पॉइंट का। तो आप ऐसे देखो, और चूंकि वो ट्रेड सेम ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो अभी भी सेम ही है सक्सेस और फेलियर की। तो आपने गेन रिड्यूस कर लिया, रिस्क बढ़ा लिया, तो किया क्या आपने? तो कंफर्मेशन की हमेशा कॉस्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कंफर्मेशन मुफ्त में नहीं मिलती जीवन में, समझ गए आप? जब हाईएस्ट अनसर्टेनिटी होती है तब लोवेस्ट रिस्क होता है, क्योंकि तब कोई इंसान वो करना ही नहीं चाहता, तो जो करने के लिए तैयार हो जाएगा बस उसकी वाहवाही हो जाएगी, समझ गया आप? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट में कभी भी कोई चीज फ्री नहीं होती। तो जब मैंने उस दिन रिलायंस बोला, या 2 दिन 4 दिन पहले टीसीएस बोला, उसके पहले मैंने कुछ और स्टॉक्स बोले हैं, प्रो वाले को पता है, पब्लिक वाले में भी कुछ बोले हैं मैंने, तो वो अनसर्टेन इन्वायरमेंट था, फिर भी मैंने कुछ स्टॉक तो बोले ना, क्योंकि उस अनसर्टेन इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चीजें चीप मिल रही थी, जैसे शिवालिक बायोमेटल, जैसे सोम डिस्टिलरीज, राइट? कई सारे ऐसे स्टॉक्स मैंने पहले कई बार बोले, क्यों बोले, कोई तो वजह होगी ना, जबकि अनसर्टेनिटी तो पहले भी थी, तो मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे पता था वहाँ रिस्क छोटा है, और अगर मैं वेट करूंगा तो रिस्क बड़ा हो जाएगा और गेन मेरे छोटे हो जाएंगे, तो मुझे वो नहीं चाहिए ना। तो मुझे ये चाहिए कि चीजें जो है ठीक रहे, है ना, छोटा रिस्क रहे तो चलेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव स्क्रैचेस, है ना, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई हैंड और लेग, है ना। तो एक्सीडेंट होता रहता है, ये सबको पता है, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा ना हो कि हाथ पाँव टूट जाए, कहने का मतलब ये है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, खरोंच आ जाएगी, वो ठीक है, 2 दिन में सही रहेगी, है ना? तो वो चीज़ है, ऐसे आपको जो है मार्केट में देखना। अच्छा, एक बात आप समझ लो, मार्केट में हमेशा आपको रिग्रेट रहेगा, रिग्रेट मिनिमाइजेशन, आप उसको काम करना पड़ेगा आपको हमेशा। मार्केट में हमेशा आपको रिग्रेट रहेगा कि ये कर देते तो वो हो जाता, जैसे मैंने 28 फरवरी को अदानी ग्रुप में कॉल दी बाई करने की, ठीक है, तो जो अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा चलेगा वो है अदानी ग्रीन, राइट? तो एक्चुअली अगर आपने अदानी ग्रीन खरीद दिया 1 मार्च को, 28 फरवरी को मैंने कॉल दी, तो 509 रुपये वाला स्टॉक एक्चुअली 1060 वाट का हो गया, ठीक है, 24 मार्च तक में। तो अब ये तो रिग्रेट है यार, ये खरीद लेता तो चल जाता। भाई मैंने खुद अदानी का स्टॉक नहीं खरीदा, मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस बता दी, लॉजिक बता दिया, स्पेस करके सब बता दिया, समझा दिया, आप में से कुछ लोगों ने ट्रेड भी कर दिया, बट मैंने खुद तो नहीं किया ना वो, तो क्या मुझे रिग्रेट होना चाहिए? नहीं। बट आप में से कुछ लोग हो रहा होगा कि यार ये कर देते तो ये हो जाता, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको एनालाइज करना चाहिए कि मैं उस दिन वहां पे क्यों वो ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं देखा, वो क्यों वो काम नहीं किया, तो वो समझना है आपको। वो समझोगे तब आप बेहतर बनोगे। वो ऐसे केवल रिग्रेट करना थोड़ी होता है कि यार वो इसमें तो 20,000 प्रॉफिट था, अगर मैं बेच देता तो प्रॉफिट हो जाता, बताओ अब लॉस में चला गया। या इसमें तो जो है 20,000 प्रॉफिट था, बुक कर लिया मैंने, नहीं बुक करता तो 1,20,000 हो जाता। भाई पहले पता था क्या कि वो 20,000 जीरो हो जाएंगे, या 20,000 जो है एक्चुअली 1,20,000 हो जाएंगे? यही तो नहीं पता ना आपको। अगर यही पता होता तो फिर जिस 20,000 में वो बाद में जीरो हो जाएगा, वो ट्रेड आप लेते ही नहीं ना, सिर्फ आप 1,20,000 जिसमें प्रॉफिट होगा वो लेते। लेकिन वही तो नहीं पता ना कि कौन सा वाला कौन सा क्या कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मार्केट में हमेशा रिग्रेट रहेगा, आपको हमेशा लगेगा कि यार ये कर देते तो ये हो जाता, और जब चीजें हो जाती हैं तब चीजें आपको हमेशा आसान लगेगी, लेकिन ऐसा रियल टाइम में आसान नहीं होता, ये बात मेरी मान लो। रियल टाइम में मार्केट में चीजें आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी आप करते हो क्योंकि वही तो आप रिस्क ले रहे हो। जैसे मान लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने कई सारे आपको लार्ज कैप स्टॉक्स बता दिए ना आज, एक और बताता हूँ, जैसे एक फ्यूचर में स्टॉक है वोल्टास, राइट? समर आ रहा है, ये वो कहानी, आप कहानी सुन लो, मैं, मुझे कहानी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको पता है मैं कहानी से तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं होता। अब देखोगे तो जैसे वोल्टास ने बॉटम बनाया था जनवरी में, उसके बाद जो फरवरी का महीना था वो कुछ 11%, 11.5% अप था, राइट? और जो मार्च का महीना था वो वहीं से हाई से पलटा है, तो 8.5% करीब डाउन। अब मार्च आज से खत्म हो गया, राइट? बट अगर आप उसका वीकली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो डोजी टाइप बना रहा है, ठीक है, तो पिछले 3 हफ्ते से वो रेड है, ये हफ्ता भी रेड है, बट डोजी है, छोटा 0.42% का रेड है। बट अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आ रहा है, आ रहा है, और कल एक डोजी बनाई थी और आज भी एक डोजी है, बट वो प्रीवियस डोजी के ऊपर है,
ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ रिवर्सल कंफर्म कर। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस डे का लो, तो वो क्या है 805 रुपये। तो भाई 805 रुपये लो है, और आज का जो प्राइस है वो क्लोजिंग क्या है, 818 की क्लोजिंग है। गुड। तो भाई 818 की क्लोजिंग है और 805 वो है, तो मेरा रिस्क कितना हुआ, 13 रुपये, मान लो 14 रुपये। तो भाई मेरा 14 रुपये का रिस्क है। और अगर ये चलेगा इधर से ना, तो ये 900 920 चला जाएगा, तो मुझे 100 रुपये का गेन हो सकता है। 14 रुपये का रिस्क है, तो मैं 5 to 7x का गेन हो सकता है यहाँ पे। और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट मैं एक देख के ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मुझे ये हिसाब से देखना अब। लेकिन ये हो सकता है कि मंडे को खुले 2-3% अप हो जाए, फिर ट्यूसडे को खुले फिर 1-2% डाउन हो जाए, तो क्या मुझे बेच देना चाहिए, या रोना चाहिए बैठ के कि अरे मंडे को तो इतना अप था, बेच देता तो ये हो जाता वो हो जाता। नहीं, क्योंकि अगर आपको 100 रुपये का गेन कमाना है, तो वो तो आपको झेलने आना चाहिए। नहीं आता है तो आप सीखिए, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। मार्केट में कभी भी ऐसे गारंटी कुछ नहीं है ना, कि ये होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो अडाप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना आप उनको मानते हैं। जैसे मैंने अभी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि भाई आप मार्केट में जो सोचते हैं ना कि यार ये स्टॉक जो है, ये मैं ट्रेड कर लेता हूँ, चार्ट अच्छा है, बट आप अपने आप से ये भी पूछो ना कि आपको कितना गेन चाहिए। फिर आप पूछो ऑनेस्टली कि क्या ये इतना, ये स्टॉक इस सिचुएशन में उतने गेन दे पाएगा, शायद नहीं। तो आप फिर वो मत लो ना, क्यों ले रहे हो। बट वो आप पूछते ही नहीं हो, आप तो ले लेते हो, भगवान से फिर पूजा कर रहे होते हो कि ये दे दे तो सही है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हो वो एक्चुअली इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो आपको उतना गेन्स दे पाए, उतना कर पाए। लेकिन नहीं, आप तो जाते हो ले लेते हो, तो क्यों ले लेते हो, है ना। अच्छा, जो लोग स्पेस में हैं, ट्विटर में हैं, वो कम से कम ये जो स्पेस वाला लिंक है ना, जो लेटेस्ट ट्वीट है उसको रिट्वीट कर दें, तो उनके फॉलोअर्स ही देख लेंगे, है ना, कि अच्छा स्पेस चल रहा है, तो किसी को फायदा हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। अब आज मैंने एक और ट्वीट किया था, वो मुझे बताना है आपको कि भाई मार्केट में लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, टेंशन है, वो होती है, क्यों होती है, कब होती है, जब आपके पास कोई एज ना हो, मतलब आपके पास राइट टू विन हो, आपको ये ना पता हो कि आप मार्केट में क्यों पैसे बनाएंगे, क्या तरीका है आपके पास, कोई प्रोसेस है। अगर वो है तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एज होने से फर्क नहीं पड़ता है। एज होने के बाद आपकी एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो अपनी एज को, तो वो एक दूसरा सोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एज ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ता कितना कंसिस्टेंटली आप एग्जीक्यूट करते हो। तो पहली कंडीशन, जो प्राइमरी कंडीशन है, वो है एज होना मार्केट में। तो अच्छा, अब तक हमको लगभग 3 साल होने को है, कुछ समय बाकी है। 3 साल में आपने ये तो देख लिया कि अपने पास एज है, बहुत सारी एज है। इंट्राडे ट्रेड करना है तब भी एज है अपने पास, मल्टी बैगर खोजना है तब भी एज है, रिवर्सल खोजना है तब भी एज है, टाइटनेस ट्रेड करना है तब भी एज है। आप कोई भी टाइप का ट्रेड करा लो, एज है अपने पास, है ना। तो एज का इशू नहीं है, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन तो आप करोगे ना, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन, वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बट बाकी तो आप कर रहे हो ना, तो आपको एग्जीक्यूट करना है वो कंसिस्टेंटली। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है, एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है। तो आपको उम्मीद है कि नहीं, ये स्टॉक जो है 30 दिन में जो है डबल हो जाएगा। अब ऐसी उम्मीद है तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, दुख मिलेगा। तो पहला एज होना चाहिए, दूसरा एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली करना चाहिए, और तीसरा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो जीरो होनी चाहिए। आप मानिए कि मैं, चलो ये स्टॉक क्या करेगा, बस आप ये देखो रिस्क क्या है मेरा, और आप ट्रेड को सही से मैनेज करो। 5% दे तो खुश रहो, 10 दे तो खुश रहो। उसको एनालाइज करो बाद में कि हाँ यार इसमें क्या हुआ, उसी समय कोई और था क्या जो उससे बेहतर था, वो आप एनालाइज करो। लेकिन रिग्रेट मत लाओ, रोंग नहीं कि अरे ये कर देते तो वो हो जाता। वो करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात। इस बात को ये एकदम ध्यान कर लें, ये दोनों बात मेरी दिमाग, तीनों बात बिठा लें। पहला एज चाहिए, तो दूसरा उसको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है, तीसरा एक्सपेक्टेशंस को जीरो रखना है। जीरो रखना है, एकदम मान के चलना है कि कुछ नहीं होगा, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन। ठीक है, ऐसा करके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ समझ में आया, नहीं आया? If any of you wants to say something, ask something, then I can make you speaker.
You can request to become a speaker and make you speaker. नहीं, all right. अब एक और चीज मैंने लिखी थी, वो मैंने कल लिखी थी, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग, अब देखो, सच्चाई ये है कि जब मैं कुछ बहुत सिंपल चीज डालता हूँ ना ट्विटर पे, मतलब ऊट पटांग टाइप की चीज जिसका कोई मतलब कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, उस पे पूरी दुनिया जो है इंटरेस्टेड है, लाइक रिट्वीट रिप्लाई सब करने के लिए। जब भी मैं कोई काम की चीज डालता हूँ जिसमें एक्चुअली आपको हेल्प होगी, जिससे एक्चुअली वैल्यू ऐड होगी, वो समझ ही नहीं आती लोगों को। अब वो समझ नहीं आती तो उसमें ना तो लाइक आएंगे, ना रिट्वीट आएगा, ना रिप्लाई आएगा। मतलब ऐसी दुनिया है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी ही रहती है, ऐसी ही रहेगी। ये भी एक रियलिटी है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कल मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें कुछ ऐसा कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन आप खींचते हो ना स्टॉक्स में, चार्ट्स में, है ना, लो लो मिला के, हाई हाई मिला के, कई बार लो और हाई मिला के भी खींच देते हो, कई बार फ्लैट होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, इसमें लोग एंगल देखते हैं ना, कि इतने एंगल पे है तो ठीक है, इतना एंगल है तो बहुत स्टीप है इसलिए फेल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, करीब 2 साल पहले मैंने भी ये बात बोली थी। प्रो मेंबर लोग यहाँ पे हैं, इनको याद होगा, मैंने एक प्रेजेंटेशन की थी टेक्निकल एनालिसिस पे, उसमें जब मैं ट्रेंड लाइन का टॉपिक ब्रीफली डिस्कस करा था तो मैंने भी ये कमेंट पास किया था, एंगल वाला। लेकिन वो तो मैंने बस ऐसे ही, जो रेगुलर चीज है जो लोग बोलते रहते हैं वो मैंने बोल दी। मैंने ठीक से उसको सोचा नहीं था तब। थोड़े दिन बाद मैंने उसको रियलाइज किया कि एक्चुअली गलत है कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो आपकी ट्रेंड लाइन है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, राइट? एक टाइम का एक्सेस होता है, दूसरा प्राइस का। तो उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट मिला देते हो, ट्रेंड लाइन मिल जाती है, लाइन मिल जाती है, राइट? अब उसका पॉइंट कोई फिक्स जगह थोड़ी है। उसका पॉइंट तो मैं, आई कैन प्ले अराउंड, आई कैन कंप्रेस और डिकम्प्रेस द टाइम एक्सेस और प्राइस एक्सेस। तो अगर मैं वो चेंज कर दूंगा तो वो जो पॉइंट का लोकेशन है स्क्रीन पे वो बदल जाएगा, पॉइंट का लोकेशन बदल जाएगा तो लाइन बदल जाएगी, लाइन बदल जाएगी तो एंगल बदल जाएगा। तो जो एक ट्रेंड लाइन आपको नॉर्मली दिख रही होगी 30 डिग्री पे, जिसको आप बोलेंगे तो बड़ी अच्छी है क्योंकि ये स्टीप नहीं है, उसको मैं उसका अगर टाइम को अगर कंप्रेस कर दूं और प्राइस को डिकम्प्रेस कर दूं तो वो 30 वजह 60 डिग्री हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो क्या आप सेम चार्ट, एवरीथिंग इज सेम except that I have compressed or decompressed, to access, would you start saying कि वो same trend line actually is not anymore durable? Should you say that? You should not. You should not. Right? The reason is क्योंकि अगर आप, मतलब उसमें रियलिटी में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो आप उसे क्यों, मतलब आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो जो है अब ड्यूरेबल नहीं है। लाइन तो वही है, पॉइंट वही है, चार्ट सेम है, तो क्यों? क्योंकि वो तो आपने कंप्रेस डिकम्प्रेस कर दिया ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब वो आप जेन्युइनली किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो ना, आप करने लगते हो, तब आपको दिखता है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है? ये बहुत सारा नॉनसेंस बेचा जाता है मार्केट में जो कि एक्चुअली यूजलेस है ना। तो ऐसा सिर्फ टेक्निकल में नहीं है, फंडामेंटल साइड वाले भी ऐसी बकवास बातें करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एनपीओ है ना, वो जो है आपका बॉन्ड रेट से ऊपर होना चाहिए। नॉनसेंस, एक्चुअली इट डजंट मैटर एक्चुअली। तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है सिर्फ 1% हो, बॉन्ड के रेट्स तो 5-6% हो गए, राइट? 6% बॉन्ड रेट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% है, फिर भी वो बिजनेस अच्छा हो सकता है। रीजन क्या है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 1% है, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करते हो। तो आपने जो है कल सामान लाए और एक हफ्ते में बिक गया, 2 दिन में पैसे मिल गए, है ना, और एक दिन आपके यहाँ गोडाउन में रखा था वो सामान, तो मोटा मोटा 10 दिन में आपने 1% कमाया। ऐसा महीने में 30 दिन होता है तो आपने 1-1% कमाया तो 3% कमा लिया, और अगर आप कंपाउंड करेंगे तो 3.25-3.5% हो जाएगा। ऐसे करके आप अगर साल भर का करेंगे तो वो 40-45% आरओसी हो जाएगा उस बिजनेस का। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई लोन नहीं लिया है। तो जिस बिजनेस में एनपीएम सिर्फ 1% है उसका आरओसी 40% से ऊपर जा रहा है। तो बॉन्ड रेट और नेट प्रॉफिट मार्जिन कोई लेना देना नहीं है, बट नहीं,
इंटेलेक्चुअल बनना है, जाके बकवास ऐसी जो है ट्वीट कर देंगे, है ना? तो वो आपको समझना चाहिए। आप अपना दिमाग खुद लगाएंगे ना, जब आप खुद चीजें समझने लगेंगे, याद नहीं करना है कुछ कि फलानी किताब में लिखा है या फलानी इन्वेस्टर ने बोला है, वो बड़े फेमस है तो सही होगा। ये सब नॉनसेंस है। किसने क्या बोला है, कौन है, उसकी रेपुटेशन से मतलब नहीं है, उसकी बात की रेपुटेशन से मतलब है। उसकी बात को जज करना है कि सही है कि गलत है। अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो मत करो, है ना? उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे देखो, आज मैंने एक और ट्वीट डाला है ना, एक कंपनी है DCX सिस्टम्स, वो क्या करती है, केबल हार्नेसिंग और ये सब का काम करती है, बेसिकली केबल का काम करती है। अब उसका मैं IPO का डेटा देख रहा था भाई, सब्सक्रिप्शन के फिगर पता है कैसे थे? जो इंस्टीट्यूशनल बायर थे क्वालिफाइड, 95 गुना उन्होंने बिड किया था। HNI जो बिग थे वो 48 टाइम्स, जो स्मॉल HNI 43 टाइम्स, रिटेल 65 टाइम्स, टोटल 76 टाइम्स। जो प्राइस था इशू का वो तो 207 रुपए था। लिस्टिंग कितने पे हुई? 287। वही उस डे का लो था। हाई कितना बना? 320 का। क्लोजिंग कितना किया? क्लोजिंग किया था अच्छा खासा, 307-8 के आसपास है, ठीक है? तो आप एक बात बताओ, इसकी तो बड़ी डिमांड थी स्टॉक की, लेकिन आपको पता है उसके बाद वो हाई वो कभी स्टॉक छू नहीं पाया, और जो उसने लो बनाया वो 138 का बनाया है। और जो आज का उसका प्राइस था वो 150 का था, तो आधा हो गया बेचारा प्यार से। वो स्टॉक आधा हो गया, ठीक है? तो ये स्टॉक दिसंबर में आया है, दिसंबर 2022 में, और अभी 4 महीने में स्टॉक आधा हो गया। और इस स्टॉक की तब बहुत डिमांड थी 207 रुपए के ऊपर। अभी इसको 150-40 पे भी कोई लेने का क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम क्या? हाई डेट, 350 पर डेट टू इक्विटी है। और इनकी जो सैलरी है 7-8 करोड़ रुपए के आसपास में, एम्प्लॉय कॉस्ट है इनकी, उसमें आधा जो है प्रमोटर के पास जाता है, बाकी आधे में सारे लोग हैं। और सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू जो उनका साइज है, 1000 करोड़ की सेल्स करता है ना? अब एक और प्रॉब्लम है कि जो इनका फैक्ट्री वैक्ट्री उस पर जो पैसा लगा हुआ है वो बहुत कम है। सेल्स बहुत आ रही है, तो अब मतलब या तो ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और चक्कर है। जो इनका पावर का कॉस्ट है, फ्यूल का कॉस्ट है ना, तो सेल्स के परसेंटेज में वो भी कम है। तो ये लास्ट वाले दो तब भी ठीक हो सकते हैं, बट हाई डेट, सैलरी बहुत लो है ना, तो शायद वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे बिजनेस में क्या होगा? अच्छा, ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब करे, बट लेकिन वही है, पी बहुत हाई था, तो मार्केट ने कहा पहले आप पी नीचे कर लो। तो ऐसा होता रहता है। तो इसमें आपको कभी ये नहीं देखना है कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। कुछ फिक्स नहीं होता है मार्केट में, ये बात आप समझ लो, ठीक है? अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो अभी अभी के यूज की चीजें हैं। तो पहली बात तो ये कि डिफेंस की कॉल इज गोइंग ग्रेट, है ना? डिफेंस एज अ थीम इज गोइंग नोवेयर, कैपिटल गुड्स की थीम इज गोइंग नोवेयर, ठीक है? तो जब भी डिप आते हैं वो आपको स्टॉक्स देखने हैं। तो डिफेंस में मुझे कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। PSU ही है ज़्यादातर उसमें। तो एक तो हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राइट, HAL। बट उसमें ये OFS OFS चलता रहता है, तो एक थोड़ा प्रॉब्लम की बात है। उससे बेहतर स्टॉक है दो और, जो कि फिनोमेना ही है। उसमें से दो कौन से हैं? एक तो है कोचिन शिपयार्ड, दूसरा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, राइट? तो ये कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इनका चार्ट देखोगे तो पैथेटिक चार्ट है, बहुत बुरे चार्ट है। बट आई एम टेलिंग यू, कोई तो चार्ट है जो बनाता है ना, वो भी तो इंसान है, वो भी तो सोचता है। तो अगर हम कोशिश करें तो हम भी तो सोच सकते हैं कि वो क्या सोचता है, और कब सोचता है, कैसे सोचता है, क्या करता है ना। अब हर बार आप वो सोचते जाओगे तो शायद गलती हो जाएगी, लेकिन कभी कभार आप भी ट्राई मार सकते हो ना। तो कोचिन शिपयार्ड, मैजिकॉन डॉक शिप बिल्डर, दोनों एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है? HAL में अभी अभी OFS हुआ है, तो वो गैप डाउन हुआ था, बट उसके बाद वो स्टॉक ऊपर आ गया है। और फिर है ना, तो वो एक बात है। तो बट अभी जो आज की वो कैंडल है वो खराब है, तो आई गिव इट सम टाइम। बट HAL भी ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। BL में देखोगे तो BL को भी ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो भी आज जो है एकदम मूड में था। SBD प्रिंट हुआ है, राइट? तो BL भी आप देख सकते हो, बट BL उतना अच्छा नहीं है। तो अगर मुझसे आप टॉप 3 देखोगे PSU डिफेंस का, तो यही थी बात। मैजिकाओ डॉक, और कोचिन हो गया, दूसरा तीसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है? फिर आप रेलवे देखो, और एक और आप ऐड कर सकते हो, भारत डायनामिक्स है ना, BDL। तो वो भी अच्छा स्टॉक है, तो BDL आप देख सकते हो, वो भी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि फ्यूचर में नहीं है वो बहुत दिन से रेंज पे है। तो अगर BDL यहाँ से निकलेगा ना, तो ये मुझे याद है मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर से कहीं गया नहीं है ऑनेस्टली। एक्चुअली ये अप्रैल 2022 से कहीं नहीं गया, ठीक है? मतलब अप्रैल 2022 में भी इसका प्राइस 920, मतलब 15 ऐसा कुछ होता था। और अभी भी इसका प्राइस देखोगे ना आप, तो 990 के आसपास में। सो लाइक
barely 10% का मूव, सो effectively it has gone nowhere, है ना? तो अगर यहाँ से ये निकलता है, it can actually have a very good run, right? तो वो बात है। तो बीडीएल भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट? उसके अलावा अगर आप देखो रेलवे, रेलवे में अगर आप आओगे तो ये जो अपने वैगन वाले प्लेस है, टीटागढ़ और ना JWL, ठीक है, जुपिटर वैगन, राइट? तो ये दोनों स्टॉक ये ठीक है वैगन वाले स्पेस में। अब उसके अलावा मतलब अब होने को तो और बहुत सारे स्टॉक हैं, खासतौर से केबल वाले स्टॉक हैं जो ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जो रेलवे में सुरक्षा वाले स्टॉक है, तो जैसे HBL पावर हो गया, करनेक्स हो गया, वो मतलब मैं क्या बताऊँ, ओके ओके चार्ट है। अगर मार्केट बॉटम हो गई थोड़ा बहुत वो करेंगे, बट बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई डोंट नो, लाइक अनलेस दे स्टार्ट सीइंग रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट पे, ब्रॉडर मार्केट। अब देखो निफ्टी में जो ये क्या बताऊँ मैं, ब्लडी शो था ना, ये खत्म हो चुका है। तो जो ब्लडी शो आप देख रहे थे 1 दिसंबर से जो शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया, ठीक है। और वो खत्म हुआ था, वो जब डबल डोजी बनी थी ना, वो तब खत्म हुआ है। तो आप देख लो उसका जो लो था ना 20 मार्च का, वो प्रोटेक्टेड है अभी भी, तो 16,828 वो प्रोटेक्टेड है। और अभी तो पिछले 2 दिन से बहुत तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बट नाउ निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन के लिए साइडवेज हो जाए, दैट शुड बी फाइन। सो निफ्टी में आई डोंट सी लाइक अ स्लाइड फ्रॉम हियर, मे बी इट कैन एक्चुअली गो टू, ये अगर आप देखो, अगर आप जनवरी दिसंबर का हाई देखोगे और फिर दो और आपके हाई है ना, 24 जनवरी वाला हाई है और दूसरा है जो 16 फरवरी वाला, ये मिलाते हुए एक आप ट्रेंड लाइन बनाओगे ना। अब जो लोग प्रो मेंबर है उनको पता होगा, मैंने दिखाया था ये प्रो मेंबर नहीं, स्पेस में भी दिखाया था शायद आपको। तो कुछ 18,040 के आसपास है ना। तो आई एम सीइंग अ गुड रैली, 600 पॉइंट निफ्टी में भी और आने हैं कम से कम। अभी जब 600 पॉइंट आएंगे तो बहुत सारे स्टॉक बहुत क्रेजी हो जाएंगे, राइट? तो निफ्टी में रैली, ठीक है, निफ्टी में रैली, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारी रैली, तो कैश में रहने में कोई फायदा नहीं है। बट जब आप इधर आ जाओगे ना तो उसके बाद थोड़ा कॉशियस हो जाना, ठीक है। तो मतलब जब निफ्टी 18,050 के आसपास होगा ना, मान लो थोड़ा और 150 पॉइंट देता, तो मतलब 18,000 से 18,100 के आसपास जब होगा, तो उसके आसपास में अगर बेरिश कुछ होता है तो देन यू कैन कट योर पोजीशन, शॉर्ट टर्म वाले पोजीशन है ना। और फिर वेट करो, आप कब आपको चीज़ें अच्छी दिखे तब आप कर सकते हो। तो निफ्टी आई डोंट सी गोइंग डाउन। और ये जो 12,000 वाले प्राणी है ना, आई कैन गिव देम इन राइटिंग कि 12,000 तो नहीं देखने को मिलेगा उन्हें, ठीक है। मतलब हो सकता है कि 12,000 उन्हें कभी देखने को ना मिले, तो मतलब वो भी संभावना है। बट उसके बारे में तो कह नहीं सकते। बट अभी इस बात जो अभी चल रहा है ना, इसमें 12,000 नहीं देखने को मिलेगा। इनको 15,000 ही देखने को मिल जाए, यही बड़ी बात है। आई डोंट थिंक कि 15,000 भी देखने को मिलेगा। बट ये अगर 18,000 तक आ भी जाओगे ना, तो उसके बाद फिर से करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि आप मैक्रो लेवल पे ठीक है नहीं, तो करेक्शन तो आना चाहिए। तो वहां जाके थोड़ा सा आपको पोजीशन लाइट करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे आओगे तो एक नया लो बनेगा फिर, तो फिर एक नया लो बनेगा तो देन यू विल हैव सम ट्रबल अगेन, है ना। तो मतलब अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा व्यू करके, देन तो इट इज अ गुड टाइम। बट अगर आप 6 महीने के लिए कुछ कर रहे हो तो शायद आपको संभल के करना चाहिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में यू शुड हैव जीरो कैश, है ना। कैश सारा यूज कर लो आप, और अगले 600 पॉइंट तक मैं रैली देख लो आप, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक देखते रहना, चार्ट देखते रहना, उसके हिसाब से ऐड कर लो, ओके। और ये 12,000 नहीं आएगा, बस ये सुन लो मेरी बात। तो इस चक्कर में मत रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे स्टॉक चलेंगे, सारे स्टॉक फिर भी नहीं चलेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड टू मेक मनी, ठीक है। और देखो अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आप ये समझ लो कि एक दो अगर आपके ट्रेड खराब हो गए तो आप स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, कभी जीवन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है अपने ट्रेड से या किसी ने बताई है, आप फिर भी लेकिन पुरानी चीज़ पे लगे हो, वही चीज़ अप्लाई करते रहते हो, तब भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे सक्सेसफुल, ठीक है। अब
आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है, मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी है, नई लर्निंग आई है आपकी प्रैक्टिस से, और फिर आपको एक अच्छा सेटअप भी मिल गया उसका। बट आपके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं ले रहे हो, तब भी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको सही करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ गए आप? तो अनलेस आपके पास जो है एक क्षमता है कि नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी है, समझ में आ गया, उसको स्टिक करना है, और उसकी आप लर्निंग अप्लाई कर रहे हो, नया ट्रेड की लर्निंग अप्लाई कर रहे हो, आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब छोटे ले रहे हो, बड़े ले रहे हो, ठीक है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। ओके, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज फील फ्री, अदरवाइज आई जस्ट एंड इट। ट्विटर पे मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट आती है, तो या nobody wants to say anything. Point is no cash. Okay, be selective, look at the charts, keep rotating your money, don't be complacent, don't buy and hold. Buy and hold कर दिया 6 महीने 1 साल के लिए, तो मे बी you will not do great. But if you actually have, let's say, 1.5 year or more, then you'll do great. एकदम शॉर्ट टर्म में जिसको चार्ट ट्रेड करना आता है, अगर आप वो चीज़ें देखते रहोगे तो सही होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी रैली ऑलरेडी 2 दिन में आपको देखने को मिली है, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। और मैंने टेलीग्राम में लिंक डाले हैं कुछ, ठीक है, सॉरी, टेलीग्राम में मैंने वो डाला था, एक स्क्रीनशॉट डाला था, ठीक है। तो अगर आप वो टेलीग्राम वाला स्क्रीनशॉट देखोगे, 2-3 दिन पहले मैंने डाला था, तो उसमें मैंने बॉटम के हिसाब से डाला था, 29 मार्च को डाला था, ठीक है। उसमें मैंने कोई कमेंट नहीं किया। जो लोग ट्विटर में सुन रहे हैं, जो टेलीग्राम के पार्ट नहीं है, वो ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। तो उसमें जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला वो चार्टिंग का बैक टेस्टेड डेटा है, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो उसमें जब बड़े बात बनते हैं तो बॉटम बनता है। वो दिसंबर में हुआ था एक बार, फिर वो जनवरी फरवरी के बीच में एक बार हुआ था, और अभी वो हुआ 29 मार्च को, ठीक है। तो आप वहां से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो है बॉटम शायद हो गया है। और उसी सेम सेम चीज का मैं जो है आज अपडेटेड चार्ट भी डाल सकता हूँ, ताकि आपको वो दिखने लगे कि आज चीजें कैसी थी। तो एक सेकंड दे दो, मैं उसका अपडेटेड भी डाल देता हूँ, ताकि आपको दिखने लगे कि चीजें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, राइट। तो बस एक सेकंड दे दो, वो डाल देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। तो ये चीज़ आप समझ लो, डरना नहीं है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करके पैसा बनेगा नहीं, मतलब कुछ स्टॉक तो हमेशा थोड़ा बहुत गिरते रहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके यहाँ पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। देखो मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर, ठीक है। तो बॉटम आपका आ गया है, ज़्यादा हीरोगिरी ना करें, इधर उधर कुछ ना करें, ठीक है। जो भी समझ में आता है उसको ले लें, बैठें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, साइज का ध्यान रखें, मूव करें चीज़ें इधर से उधर, बट कैश नहीं होना चाहिए। कैश रखेंगे तो शायद आपका भला नहीं होगा, ठीक है। अब ये किसी को परमिशन चाहिए बोलने की, बना दिया स्पीकर, बोलिए बोलिए। हाय बीएन। हाय। ये आपने जो अभी बोला लास्ट के जो 2 दिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आई है, इनफैक्ट इन निफ्टी ऑल्सो तेजी आई है। तो मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स भी पढ़ रहा था कि ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग का जो चल रहा है, कि मतलब टू शो योर लॉन्ग टर्म गेन या मिड लाइक स्मॉल गेन लॉस दिखा के फिर बाद में नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में फिर से खरीदो। उस हम्म। वन ऑफ द माइट बी आल्सो कि मतलब ये जो मूव आया हुआ है या फिर इट इज एक्चुअली मतलब बॉटम टच करके ऊपर है। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये, मैं क्या बताऊँ, ट्विटर वाले जनता, ज़्यादातर लोग दुनिया में एक्चुअली दे डोंट हैव एनीथिंग ओरिजिनल, ठीक है। वो सब रिपीट करते रहते हैं सेम चीज़, है ना, एक जगह कहीं सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसको जो है एकदम टेप रिकॉर्डर बन के रिपीट करते रहते हैं, राइट। तो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वाला भी सेम चीज़ है। एक बात बताओ मुझे, पिछले साल कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली पैसा कमाया है? अब जब कमाया नहीं है तो फिर टैक्स क्या भरना है? अब टैक्स नहीं भरना है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके क्या करेंगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली डिड नॉट अर्न मनी लास्ट ईयर, ये कमाया नहीं है तो ये झंझट पैदा नहीं होती। बात टू,
अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मार्च में जनरली मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहती है, उसकी वजह ये है क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन लोग तो ये मान रहे होते हैं ना कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होगी, तो इस चक्कर में लोग प्रीएम्प्ट करते हैं उसको, उसकी वजह से वो पोजीशन लाइट करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सेलिंग आती है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट रहता है। बाकी इस साल तो आई फाइंड इट नॉनसेंसिकल कि इस साल कुछ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कुछ है। फिर एक और पॉइंट आता है जो आपने नहीं बोला, वो बाकी लोग बहुत बोलते हैं, वो बोलते हैं एनएवी वाला है ना, तो बोलते हैं कि एनएवी मैनेजमेंट चल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, पीएमएसएस में, इसलिए जो आखिरी दिन होता है उस दिन जो है वो ऊपर ले जाता है मार्केट को। दिस इज अनदर नॉनसेंस। क्यों नॉनसेंस है ये? बड़ी सिंपल सी बात है। आप जो है 2022 में चले जाओ, ठीक है, 2022 में आप चले जाओ, और जो है वहां पे भी तो मार्च का आखिरी दिन होगा ना, 31 मार्च। उस दिन क्या निफ्टी आप थी नहीं, रेट थी उस दिन तो। चलो, फिर आप 21 में चले जाओ, राइट। ये तो सिंपल वेरीफिएबल काम है ना, इसको तो वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, राइट। उस दिन भी आप चले जाओ, निफ्टी ग्रीन थी या रेड, उस दिन भी रेड थी, राइट। ये जो एनएवी मैनेजमेंट वाली जो थ्योरी लोग फैला रहे हैं वो शेयर नॉनसेंस है, ठीक है। कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कुछ लोग ट्राई करते होंगे, बट उसका, वही मैं बता रहा था जैसे जो ओरिजिनल बात थी मेरी, कि भाई आप किसी इंडिविजुअल को देख रहे हो, उसकी वजह से आप बोल रहे हो कि ऐसा सिस्टम हो रहा है, नहीं। आप सिस्टम को देखो फिर बात करो। तो सिस्टम को अगर आप देखोगे, पिछले अगर आप 10 साल में भी देखोगे ना, तो 31 मार्च को ज्यादातर टाइम में आपको रेड निफ्टी मिलेगा, ग्रीन कम मिलेगा, ठीक है। तो ये नेवी वाला नॉनसेंस है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग तब होता है जब आप एक्चुअली जो है ज्यादा लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं। और ये इसकी वजह से जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये जो अभी रैली आई है 2 दिन के लिए, तो बस ये ऐसे ही है, इट विल फिजल आउट, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि कल जो है निफ्टी फिर बढ़ जाएगा, मतलब मंडे को, नहीं, मे बी थोड़ा बहुत पुल बैक होगा, क्योंकि 2 दिन में बहुत बढ़ गया ना। आप आज के आज आप देखोगे तो निफ्टी कुछ 280 पॉइंट्स अप है, राइट। और प्रीवियस डे पे आप देखोगे तो 130 पॉइंट अप है, राइट। तो आप 450 पॉइंट ऐसा कुछ आप अप हो 2 दिन में, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा पुल बैक तो बनता है। बट डज दैट मीन कि यू विल एक्चुअली फिजल आउट? नो। डू आई सी a 600 point more rally from here? Absolutely yes. Okay. ओके। Anything else? Anybody else has anything else to say? No, nothing. All right. Let's hope to have, this year better than last year. Definitely, if you have added more, weapons, तो आप देखो मार्केट में आपको ऐसे भी देखना चाहिए। मान लीजिए जैसे भगवान राम थे, भगवान राम के पास आप कौन सा जो है शस्त्र देखते थे? धनुष बाण, राइट। और अगर आप मान लें श्री कृष्ण जी, तो उनके पास आप क्या देखते थे? सुदर्शन चक्र, राइट। हनुमान जी के पास आप देखे तो क्या पाते थे? गदा, राइट। शंकर जी के पास आपको क्या दिखता था? त्रिशूल। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शंकर जी जो है गदा नहीं चला सकते, या हनुमान जी त्रिशूल नहीं यूज कर सकते, या राम जो है चक्र नहीं चला सकते थे, या श्री कृष्ण जी जो है धनुष बाण नहीं चला सकते थे, या शंकर जी धनुष बाण नहीं चला सकते थे? बिल्कुल नहीं। ये सारे लोग बाकी सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी चला सकते थे, लेकिन फिर भी ये कार्य तो एक ही चीज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो ही थी चीज जिसमें उनको सबसे ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्टीज थी। वैसे ही आपके साथ होता है। आप मार्केट में हो सकता है आपको 4 5 10 15 20 स्ट्रैटेजी आता हो सकता है आपको सारी स्ट्रैटेजी आती हो, जो भी होता है आपको सब पता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब में अच्छे होगे। कोई एक दो चीज तो होगी जिसमें आप बहुत अच्छे होगे ना, तो जो बहुत अच्छी वाली चीज है उसको ध्यान रखना है, उस पर काम करना है, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा जीतते हो, समझ में आया? तो सीखो। जब आपके भगवान भी जो है एक एक अस्त्र शस्त्र लेके जो है जनरली इधर उधर जाते थे, फिर आप काहे भगवान के ऊपर जाने की कोशिश करते हो 25 चीजें एक साथ करने की, है ना? तो 25 चीजें मत करिए, है ना। कम चीजें करिए, ठीक से करिए, बट आइडिया होना चाहिए बाकी चीजों का। ऐसा ना होना चाहिए कि नील बटा सन्नाटा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है ना। सो लाइक अगर आप मार्केट में हैं तो आप कुछ कोई और बोल रहा है तो उसका कुछ आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, अच्छा ये ऐसा होता है,
जरूरी नहीं कि आप वो यूज करते हो या बहुत उसका अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा पता होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप यू नो दिस वाज यूजफुल फॉर यू। बाकी आप लोग जो है ट्विटर पे या टेलीग्राम पे बता सकते हैं कितना यूजफुल रहा या क्या नहीं। और कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क एंड यू नो वी विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दैम। एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस स्पेस। बाय, गुड नाइट।